आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में टीचर का, उसमें जो सिलेबस रखा गया है वो रखा गया है SCERT बुक को। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचर वाला, तो आपका समझ लीजिए कि ये मौलिक कर्तव्य है कि जितने भी इसमें SCERT का बुक है उसको पढ़ के जाए। तो यहाँ पे उसी क्रम में आज हम लोग जो है SCERT बुक को कवर करने वाले हैं और ये आपका आज ये 5वां क्लास है। और ये समझ लीजिए कि ये 5वां बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं और वह जो बुक है कक्षा 7 का साइंस है। और यहाँ पे साइंस का आप बुक भी देख सकते हैं, यही आपका बुक है जो कक्षा 7 में सरकारी स्कूलों में चलता है बिहार के, और ये आपका सिलेबस में दिया गया है। तो टोटल अगर हम बात करें इस बुक में तो 18 चैप्टर दिए गए हैं। तो 18 चैप्टरों को हम लोग एक ही वीडियो में यानी आपको ये पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। यानी इस बुक में जितने भी फैक्ट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपको जैसे ही आपका एक चैप्टर ख़त्म होगा उसमें जितने भी अभ्यास दिए गए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे ताकि यह बुक आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका ये 4 दिन का पूरा समय जो है बचने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में अगर हम बात करें तो मेरा 4 दिन का समय लगा है। पूरा आपको बुक पढ़ना, फिर उसके बाद इसका नोट्स बनाना, फिर उसका PDF बनाना, फिर इसको रिकॉर्ड करना और फिर इसको अपलोड। समझ लीजिए कि मेरा पूरा 4 से 5 दिन इस बुक में लग गया है। अगर आप इसको देख लेते हैं पूरा तो समझ लीजिए आपका 4 दिन का बचत होने वाला है और कुछ घंटों में आप इस बुक को पूरा पढ़ आपका पूरा जो है कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आपको पहले चैप्टर से। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि सर वीडियो जो है लेट क्यों होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका PDF बनाने में, नोट्स बनाने में, पढ़ने में समय जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह आपको देखिए, अगर हम सीधे कॉपी पे लिख के या आपको सीधे लिख दे इधर उधर तो आपको तब तो 1 या 2 दिन में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको अच्छे से कंटेंट अच्छे से तैयार करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले आपको मालूम होगा, बता चुके हैं हम लोग कि अगर आप 8वीं तक भी तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर ट्री के एग्ज़ाम के लिए, तो कम से कम 15 बुक आपको पढ़ना है GK GS के लिए केवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा बुक है जो है यहाँ पे दिया गया है, उस सब बुक को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तो 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके थे और ये 5वां जो क्लास है ये वाला आपका साइंस का जो बुक है आपका क्लास 7 का, उसको चलिए हम लोग कवर करते हैं। और सबसे पहले इसमें जो चैप्टर दिया गया है उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, आप लोग PDF के लिए बहुत कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे PDF के लिए भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका यही जो चैनल का नाम है स्टूडेंट जलखाना, उसी नाम से टेलीग्राम है। और आपको इसी वीडियो में हम लोग मोबाइल नंबर देंगे आपको, जो व्हाट्सअप का ग्रुप है जिसमें आपका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके जितने चैप्टर है उसको कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वह है जल और जंगल। तो जल और जंगल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको कवर करते हैं। इसमें दिया गया था इस बुक में कि विश्व के 1/3 जो लोग हैं वह जल की कमी से यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जल भारत में या पूरे विश्व में जो जल है वो आपको मालूम होगा कि पूरे जो है आपको अपने यूज के लायक नहीं है। बाकी क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी जल है उसमें आपको 97-98% जो जल है वो आपको खारा जल है, जो यानी आपको उपयोग में नहीं है। बाकी का जो जल है वो हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए जो भारत के 1/3 लोग हैं वह जल की सामना जो है यहाँ पे समस्या का सामना कर रहे हैं। जल की अगर हम बात करें तो जल की 3 अवस्थाएं होती है और जल हमारे पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो कौन कौन अवस्था होती है जल की? तो जल की अवस्था की अगर हम बात करें तो जल जो है बर्फ के रूप में भी पाया जाता है, वाष्प के रूप में भी पाया जाता है और जल के यानी आपको द्रव के रूप में भी पाया जाता है। तो ये 3 अवस्था में जो है हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है। ऐसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, आप लोग पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपको पानी में पूछे तो बर्फ, वाष्प और जल यहाँ पे याद रखिएगा, ये इसी का रूप है। जैसे अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस का यहाँ पे पानी रूप क्या आएगा? आपका बर्फ आएगा। यानी आपको पहाड़ों पर जो हिम रहता है यानी जो बर्फ रहता है, जो ध्रुवों पर जमा रहता है, वही आपका ठोस भाग है, वही आपका बर्फ है। दूसरा जो है इसमें गैस है। गैस हमारे अगर बात करें जल के रूप में कैसे रहता है, तो वाष्प के रूप में जल में रहता है। जैसे वायुमंडल में देखिए वायु जो है आपके जलवश के रूप में तैरते रहता है। उसके बाद जल की बात करें तो यानी आपका एक द्रव अवस्था हो गया। और आपका जल तो मालूम होगा आपको, नल से निकलता है, कल से निकलता है, नदी, तालाब, महासागर, झील, आपके जल अगल बगल में चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये आपको जल की 3 अवस्थाएं थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपका जल प्राप्त होता है पृथ्वी पर हमेशा बन रहता है। आप देखते होंगे जल आपका खत्म हो जाता है फिर आ जाता है। तो ये पूर्ति होता है जल चक्र से, और जल चक्र को हम लोग आगे इसमें कवर करेंगे आपको। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बनाया जाता है। और ये आपका पूरा का पूरा फैक्ट जो पॉइंट दिया गया है आपको इसी बुक से दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको पढ़ना है एक, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाला है टॉपिक,
वो आपका यहाँ पे 3 चीज़ दिया गया और तीनों में कन्फ्यूजन रहता है। एक आपका है भौम जल स्तर, उसके बाद एक है जलभर और एक है आपका है भूमिगत जल, जिसको भौम जल बोलते हैं। तो तीनों को चलिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके बुक में एक फिगर भी दिया गया था, आप उससे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, देखिए भौम जल, जलभर और भौम जल स्तर समझने के लिए एक फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको भौम जल स्तर का। जैसे गांव में आप देखते होंगे भौम जल स्तर का होता है कि ग्राउंड लेवल, यानी आपको जो पानी का लेवल, देखिएगा आपको गर्मी के दिन में क्या हुआ था कि पानी का लेवल नीचे भाग गया था। कहीं भी आप थे सुन रहे हो कि हाँ पानी का लेवल नीचे भाग गया, तो वहीं आपका भौम जल स्तर होता है। ये भौम जल स्तर क्या होता है, तो भूमि से पानी रिसने के बाद, यानी आपको पृथ्वी पर जितने भी पानी होती है वर्षा के द्वारा, वह पानी जब पृथ्वी से रिसता है और ये भूमि के अंदर चला जाता है, और जिस गहराई पर पानी जो है चट्टान अथवा मिट्टी के बीच में रिक्त स्थान में जल भर जाता है, और इसकी जो ऊपरी परत होती है, याद रखिएगा आपको ये ऊपरी जो परत होता है वही आपके भौम जल स्तर होता है। यानी आपको ये बात हो रहा है किसका, तो आपका लेवल का। जैसे देखिए भूमि का जल, आप सुने होंगे भूमि का जल का लेवल हमेशा भाग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ऊपर देखिए घर मकान दिख रहा है, यानी आपको ये समतल मैदान है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक कल भी दिखाई दे रहा होगा, जो आपका चप्पा कल होता है, यहाँ पे देखिए आपका हलाया गया है। और नीचे आपको भूमि से जो आपका जो वर्षा होता है और ये पानी आपको ज़मीन में रिसता है, और जहाँ पे ये जाता है, मान लीजिए आपको इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आके पानी यहाँ पे आ गया, और ये आपको मिट्टी और चट्टान के बीच में यहाँ पे पानी जमा हो गया। तो इसका जो ऊपरी परत है, ये जो आपका ऊपरी परत है, यही आपका ग्राउंड लेवल है, यानी आपको भूमि जल का स्तर है। तो यही आपका भौम जल स्तर कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे गिलास के माध्यम से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका ये पूरा पृथ्वी है, ये आपका समतल भाग है, और नीचे आपको पृथ्वी इस पर जो पानी आ रहा है वो ज़मीन में रिस रहा है, और ये जो आपका जहाँ तक पानी सबसे इसका ऊपर है, यानी आपका जो लेवल है, यही आपका भौम जल स्तर कहलाता है। हालांकि इसमें भौम जल स्तर जो है आपको पृथ्वी के 1 मीटर से लेके बहुत ही आपको अनेक गहराइयों तक होती है। और यहाँ पे ये जो भौम जल स्तर है, ये आपका भौम जल, ये वाला आपका भौम जल स्तर हो गया। और जहाँ पे ये जल भरा रहता है उसको हम लोग जलभर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जलभर हो गया। और एक और चीज़ इसमें पढ़नी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए भूमि जल क्या था, तो यहाँ पे यानी भौम जल, यानी आपको इस स्तर के नीचे, यानी भूमि जल का जो भौम स्तर है, यानी आपका जो ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे पाया जाने वाला जल होता है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं भौम जल। और उसी भूमिगत जल को हम लोग कल के माध्यम से निकालते हैं और पीते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जलभर। जलभर क्या है, तो देखिए भौम जल स्तर के नीचे मृदा और कठोर भाग जो चट्टान हुआ है, उसके परतों के बीच में जो जल जमा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जलभर। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये आपका जलभर का निशान दिया गया, जैसे आपका ये चट्टान है और ये मिट्टी है, तो इसमें बीच में जो जल भरा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं जलभर। तो यहाँ पे आप जलभर और आपके भूमि जल स्तर, यानी जो ऊपरी परत है, उसको भी हम लोग देख लिए और समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था आपके एग्जाम के लिए। इसमें दिया गया था कि बिहार में अत्यधिक जो वर्षा होती है वो, और अत्यधिक जो बाढ़ आती है वो आपको उत्तरी बिहार में आती है। क्योंकि अगर आप देखिएगा उत्तरी बिहार में, तो उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो सटा हुआ है आपको हिमालय नदी यानी नेपाल से, और नेपाल में जितने भी नदियाँ आती है वह हिमालयी नदियाँ कहलाती है, वहाँ से हमेशा पानी आते रहती है। इसलिए जो है उत्तरी बिहार में अगर बात करें तो थोड़ा भी देखिएगा, अगर बारिश हो गया तो अगर उधर से, अगर नेपाल की तरफ से जितने भी अगर नदी है उसमें पानी छोड़ दिया जाता है तो बिहार में बाढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अत्यधिक वर्षा और अधिक जो बाढ़ आता है वह उत्तरी बिहार में आता है। किसके तुलना में, तो दक्षिणी बिहार के तुलना में, क्योंकि दक्षिणी बिहार की जो आपका नदियाँ है वह गंगा के आपको नीचे है। तो गंगा में पानी जो आती है उत्तर साइड से, वह गंगा में रह जाती है, दक्षिण में नहीं जाती है। और आपको यही कारण है कि बिहार का जो उत्तरी भाग है उसमें अत्यधिक बाढ़ आती है। तो ये आपको याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा थी आपके बुक में। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय जो उद्यान है वह पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण जो है आपके देखते होंगे कहाँ पे है, पूरा कोना में एक जिला है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की तरफ। और ये आपका जो पश्चिम चंपारण है का जो आपका ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वह बाघ संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है। ये संरक्षण के लिए आपका ये आरक्षित वन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है, तो बाघ का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा आपके बुक में दिया गया था कि वैशाली में कौन सा आपके अभ्यारण्य है, तो बरेला अभ्यारण्य। याद रखिएगा, वैशाली ब से बरेला। मुंगेर में देखिए, मुंगेर में है आपका भीम बांध। गया में है गौतम बुद्ध, तो गया वाला गौतम बुद्ध तो आपको याद रहेगा। रोहतास में है कैमूर, तो आपको कैमूर पड़ता है रोहतास में, तो आपको रोहतास वाला याद रहेगा। तो याद रखिएगा, ये आपको चारों याद रखना, ये आपके बुक में दिया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव के द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है, और यही क्रम चलता रहता है, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे हम खाद्य श्रृंखला का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को खा रहा है कीट।
इस कीट को खा रहा है मेढक, और फिर इस मेढक को खा रहा है सांप, और फिर इसको खा जाएगा कौन, तो आपका यहाँ पे गरुड़। तो ये आपका एक श्रृंखला चल रहा है, यानी आपको अगर मान लीजिए पेड़ पौधा को एक जीव खा रहा है तो फिर इस जीव को ये खा रहा है, फिर इस जीव को ये खाएगा, फिर इस जीव को ये खाएगा। तो ये आपका एक क्रम चलते रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। तो ये श्रृंखला आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मरे हुए जीव जंतु जो है अपघटित होकर, यानी अपघटित मतलब होता है सड़ गल कर। देखिएगा कोई जीव जो है आपको देखिएगा मर जाता है, तो उसके बाद जो जीव मरने के बाद वह सड़ता और गलता है, तो सड़ने गलने के बाद वह ह्यूमस यानी आपको ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग खाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मरे हुए जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस के रूप में आपको ये बदल जाते हैं, जो पौधे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और पौधा के लिए ये आपको ये पोषक के रूप में काम करते हैं। अपघटन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन आप पढ़े होंगे, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है एक तो आपका ऊष्मा उत्सर्जित होता है, और दूसरा इसमें एक नया जीव पदार्थ नया पदार्थ बनता है। जैसे इसमें यहाँ पे देखिए जंतु जो है यहाँ पे अपघटित हो रहा है, सड़ गल रहा है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसके सड़ने गलने के बाद आपका एक जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी एक इसमें नया चीज़ बन रहा है। इसलिए जो है आपका जो मरे हुए जीव जंतु जो अपघटित होता है, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है, और इसके फलस्वरूप आपको ऊष्मा परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, जहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया आएगा, जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन आएगा, वहाँ पे ऊष्मा जो है वहाँ पे निकलेगा। तो ये आपको याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। प्रकृति में गैसों का संतुलन देखिए कैसा बना हुआ है। प्रकृति में जो गैस है देखिएगा, आप सोचते होंगे कि हाँ ऑक्सीजन हम लोग कितना ले रहे हैं, इतना जनसंख्या, ये ख़त्म क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए ख़त्म नहीं होता है क्योंकि आपका एक संतुलन बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग का जो ऑक्सीजन मिलता है वह कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है पेड़ पौधा से। और ये जो आपका ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं पेड़ पौधा से, फिर ऑक्सीजन के रूप में आपका जंतु लेता है, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है। तो ये आपका एक क्रम जो है, आपका एक सर्किल चलते रहता है कि हाँ पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ेगा, इससे ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे, और ये पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और फिर ये ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये आपका क्रम चलते रहता है। इसलिए जो है प्रकृति में गैसों का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। उसके बाद जो अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि वन यानी पेड़ पौधा ही जो है आपका ऑक्सीजन जो है देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर एक क्रिया चलती रहती है, और इसी क्रिया के कारण जो है हमारा संतुलन जो है गैसों का संतुलन बना रहता है। और वन को अगर हम बात करें वन के बारे में, तो वन जो है भूमि अपरदन को रोकता है। अपरदन मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, यानी आपका देखते होंगे पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है यानी जो समतल है उस पर पेड़ लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि वह जो है भूमि को बांधे रखे, और आपको जब बारिश हो तो वहाँ पे का जो जल है वो आपको मिट्टी को दहा कर नहीं ले जाए। यही आपका अपरदन को रोकता है कौन, तो वन। तो यहाँ पे आप वन देख लिए। अब हम बात करेंगे इसके अभ्यास में। देखिए अभ्यास में इसका क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला इसमें है सत्य असत्य लगाना है। तो यहाँ पे देखिए वर्षा जो है जल का चरम स्रोत है, तो आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा के द्वारा ही सबसे ज़्यादा आपको जल जो है इसमें प्राप्ति होती है हम लोग को। उसके बाद नदियों का जल खेतों में सिंचाई के एकमात्र साधन है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको केवल नदियों के माध्यम से एक सिंचाई नहीं होता है, आप देखे होंगे आपको बोरिंग से भी होता है, चापाकल से भी होता है, तो ये एकमात्र साधन नहीं है। जल की कमी समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो नहीं, आपको शहर वाले भी लोग करते हैं। तो यहाँ पे एकमात्र सही हो गया क नंबर। अब हम आगे देखेंगे खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में यहाँ पे देखिए क्या भरना है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको भूमि का जो जल है हम लोग निकालते हैं, तो किससे निकालते हैं, हैंडपंप से निकालते हैं, या नलकूप से निकालते हैं, या आपको ट्यूब नल से निकालते हैं। तो ये आपको ये खाली स्थान भर सकते हैं। जल की 3 अवस्था कौन है, अभी हम लोग आप देखे हैं कि आपका एक द्रव हो गया, वाष्प हो गया, एक आपका बर्फ हो गया। तो ये आपका 3 अवस्था है जल का। भूमि की जल धारण करने की क्षमता जो परत होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है भूमि जल स्तर। वन से हमें खाली स्थान और खाली स्थान का लाभ होता है। तो वन से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है, फिर वन से आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये आपका चीज़ भर सकते हैं, आपको जो ऑप्शन रहे उसके अनुसार भरिएगा। वन में छायावान पत्तियाँ और तंतु खाली स्थान को समृद्ध करते हैं। तो आपको वन में छायावान जो पत्तियाँ होती है वह जंतु की मिट्टी को समृद्ध करती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आपको ह्यूमस बोलते हैं। आपको बताए हैं कि सूक्ष्म जीव के द्वारा जो मृत पादप होते हैं उसको अपघटन करने की क्रिया, अपघटन करने के बाद वह ह्यूमस में बदल जाता है, तो आपको ये ह्यूमस भराएगा। आगे हम चलेंगे अब दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है जंतुओं में पोषण। चलिए हम लोग जंतुओं में पोषण कैसे कैसे होता है, इस बुक में अगर हम बात करें तो थोड़ा कम दिया था, लेकिन इसको हम पूरे डिटेल में कवर किए हैं। आपको बहुत सारे बुक का आपका सहारा लेकर
क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप 12th तक भी तैयारी करते हैं टीचर का, तो आपको जंतुओं का जो पोषण चैप्टर है फिर आपको आगे भी मिलेगा, तो यहाँ पे ये आपका एक ही चैप्टर में सब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जंतुओं में जो पोषण की आवश्यकता होती है वह क्यों होती है। तो हम लोग पोषण का सहायता क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, शारीरिक वृद्धि हो, शारीरिक विकास बना रहे और मानसिक जो विकास है हमेशा आपको अच्छे रहे, इसलिए हम लोग पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे मानव में जो पोषक होता है वो हम लोगों को पाचन से मिलता है। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग मानव का जितने भी पाचन है उसको हम लोग पूरे डिटेल में कवर करेंगे। मानव में जो पाचन होता है वो आपको आहार नाल और आपके पाचन ग्रंथि मिलकर करती है। आहार नाल की बात करें तो देखिए आहार नाल जो होता है, आहार नाल क्या होता है, आहार नाल में आपको देखिए ये सब चीज़ें आती है, यानी आपको मुख्य गुहा, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर जाके लास्ट में मल द्वारा जो है आपका अपचित भोजन निकल जाता है। तो ये आपका आहार नाल हो गया। और इसी आहार नाल में जो भी ग्रंथि होती है, जो आपको भोजन में यहाँ पे पाचन ग्रंथि होती है, वह सहायक होती है, आके नली के द्वारा जो है आहार नाल से जुड़ जाती है और इसी ग्रंथि से जो है आपको एंजाइम निकलता है। और जो एंजाइम जो निकलता है वह भोजन के आपको कभी कोई पीसता है तो कोई आपको अम्लीय बनाता है, कोई उसमें अपना काम करता है। तो ये पाचन ग्रंथि और आहार नाल दोनों मिलकर जो है मानव में पाचन करते हैं। तो ये आपको पाचन ग्रंथियाँ जो जुड़ी रहती है आहार नाल से, याद रखिएगा, अनेक नलियों के द्वारा यह जुड़ी रहती है। और आहार नाल की बात करें तो आहार नाल पूरा मुख्य गुहा से लेकर आपको फैली रहती है और जाती है नीचे कहाँ तक, तो आपको आंत तक। तो यहाँ पे मुख्य गुहा से यहाँ पे आपको आंत तक होगा, तो यहाँ पे आंत आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये मुख्य गुहा है और ये खाना जो है आपको नीचे जाकर आपको यहाँ पे बड़ी आंत तक जाता है, तो यही कहलाता है आहार नाल। अब हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है। तो आहार नाल के अंदर सबसे पहले जो हम लोग भोजन लेते हैं तो मुख्य गुहा में, यानी आपको मुंह में लेते हैं। और मुख्य गुहा में क्या क्या होता है, तो दांत, जीभ और लार होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे इस सब के बारे में, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, लार के बारे में पूरे डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद जब भोजन हम लोग मुख्य गुहा से जब हम लोग यहाँ पे कार्य हो जाता है तो फिर आपको ग्रसिका नली के द्वारा जो भोजन है वो अमाशय में पहुँचता है। यहाँ पे क्रिया होने के बाद फिर यह जो है आपका ग्रास नली अमाशय में जब पहुँचता है तो अमाशय में जठर रस का स्रावत होता है। और कौन कौन सा रस निकलता है आगे हम लोग कवर करेंगे जब अमाशय पढ़ेंगे। और फिर अमाशय में भोजन का कार्य होने के बाद यह भोजन पहुँचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में पहुंचता है आपको कायम बनकर। तो यहाँ पे कायम जो है पहुंचता है छोटी आंत में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भोजन का पाचन होता है। और ये जो छोटी आंत होता है वह 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो होती है वो अपचित भोजन का अवशोषण करती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर का होती है। उसके बाद बड़ी आंत जब यहाँ पे भोजन जो है यहाँ पे अवशोषण हो जाता है, उसके बाद जो भोजन है वह मल के द्वारा यानी गुदा के द्वारा आपको ये बाहर के रास्ते निकल जाता है। तो यही आपका आहार नाल था। अब यहाँ पे जो पाचन होता है वो आपको 5 चरणों में जो है मनुष्य में पाचन होता है। तो कौन कौन सा है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को हम लोग निगलते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को हम लोग अंदर रख रहे हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। तो भोजन को ग्रहण करने और उसको चबाना और निगलना, ये कार्य होता है अंतर्ग्रहण के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे होता है दूसरा पाचन, यानी हम लोग जो भोजन निगले हैं उसको यहाँ पे पाचन होता है इसमें, और ये आपको मुख से लेकर आंत तक यह क्रिया चलते रहता है। उसके बाद हम बात करें अवशोषण का, तो हम लोग जो यहाँ पे भोजन हम लोग लिए हैं उसको पचाकर और उसको रुधिर में जो है पहुँचाते हैं। तो ये आपका अवशोषण कहलाता है। चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, तो जितने भी अवशोषित भोजन है उसको शरीर में उपयोग में लाता है। और लास्ट में होता है मल त्याग, जो आपको अपचित भोजन को गुदा के द्वारा यहाँ बाहर निकालता है। तो आपको आहार नाल और ये पाचन तंत्र, यहाँ पे आपको पाचन तंत्र जो है आपको शॉर्ट में समझ लिए होंगे। अब हम पूरे इसमें डिटेल में चलेंगे, क्योंकि आपको शुरू में पढ़े हम लोग मुख्य गुहा, और मुख्य गुहा में पढ़ना है आपको दांत, जीभ और लार के बारे में। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दांत के बारे में। दांत आपको मालूम होगा सबके, आपको वयस्क के मुंह में दांत रहता है, और कितने दांत रहता है, तो 32 दांत रहता है। ये जो आपका 32 दांत रहता है उसमें आपको टोटल 4 टाइप मिलाकर होता है। जैसे अगर हम बात करें, एक होता है इंसाइजर, जिसको हम लोग काटना, ये इसका कार्य होता है काटना, इसको हम लोग हिंदी में कृंतक बोलते हैं। उसके बाद है कैनाइन, कैनाइन को बोलते हैं हम लोग रदनक, और यहाँ पे हम लोग इसको सहायता से भोजन को फाड़ने का कार्य होता है। तीसरा है आपका प्री मोलर, यानी प्री मोलर जो होता है वो आपको पीसने और चबाने का कार्य करता है। फिर एक और आता है मोलर, जिसको चवर्णक बोलते हैं, और ये भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख लीजिए एक बार कौन कौन है। चलिए हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
आपके मुंह में अगर हम बात करें, देखिए ये मान लीजिए आपका ये नीचे वाला दांत है आपका, यानी आपको सबसे नीचे जबड़ा वाला और ऊपर जबड़ा वाला मान लीजिए ए है, ये आपका इसमें भी 16 दांत होगा और इसमें भी आपका 16 दांत होगा। लेकिन अगर हम बात करें 16 ये तो आप समझ लीजिए, लेकिन आपका ये जो 16 दांत है उसमें हम लोग एक तरफ बांटेंगे ऐसे, यानी आपको जबड़ा वाला मान लीजिए नीचे वाला, जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें भी आधा दांत, यानी आपको 8 दांत हम लोग यहाँ पे एक तरफ पड़ेंगे और फिर इसमें जब 4 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल 32 दांत निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस साइड में, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपको शुरू का देख लीजिए, आपका इसमें जो 2 दांत है ऊपर का, ये आपका इंसाइजर है, ये यानी आपको देखिए काटने का कार्य करता है। देखिए यानी आपका जो दांत के एकदम सामने होता है, मुंह के सामने, यानी नाक के नीचे, जैसे देखिएगा कोई भी चीज़ काटिएगा, जैसे मूली काटिएगा, गाजर काटिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये काटने का कार्य करता है। ये कौन? तो इंसाइजर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर आधा साइड में ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यानी आपको केवल नीचे वाला जबड़ा में ये 4 है और पूरे मुंह में अगर हम बात करें तो ये 8 है, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा में भी ये 4 गो होगा, तो यहाँ पे ये 8 होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कैनाइन, यानी जो फाड़ने वाला काम होता है, यानी जो रदनक होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पड़े हैं इंसाइजर, इसके बगल में ही आपका एक जो आपका दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन, यानी रदनक। तो ये आपका ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे होता है, तो ये आपका ये 2 हो गया, 2 हो गया आपको केवल नीचे वाला जबड़ा में। ऊपर वाला जबड़ा में भी 2 होगा, यानी टोटल अगर मुंह में ये 4 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्री मोलर का, प्री मोलर का कार्य होता है पीसने और चबाने का। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कौन? तो रदनक वाला, यानी आपका ये 3 नंबर दांत। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 2 दांत है, 4 नंबर और 5 नंबर, ये आपका है प्री मोलर। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद 3 दांत जो होगा 6, 7, 8, ये जो आपका 8 दांत है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी ये 8 दांत में, यानी आपका समझ लीजिए नीचे वाला जबड़ा में ये आधा है, फिर उतना ही दांत आपका इधर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सूत्र से याद करें तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आधा ही जो दिख रहा था, हम लोग इसी का सूत्र बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ICPM, ICPM सीधे याद रखना, ICPM। फिर यहाँ पे देखिए चल रहा है 2023, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2123 याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 की जगह पर 1 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2123। तो आपको याद रखिएगा ICPM और 2123 हो जाएगा, रखिएगा 2123। अब यहाँ पे देखिए ये दांत का टोटल आपका चौथा हिस्सा है, तो यहाँ पे पूरा दांत निकालने के लिए इसमें हम 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये 8 दांत हो जाएगा पूरे मुंह में, इसमें 4 से करेंगे तो आपका टोटल 4 हो जाएगा, इसमें 4 से करेंगे तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, और इसमें 4 से करेंगे तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। जब इसको पूरा गनिएगा तो 12, 8, 20, 4, 24, 8, 32, यानी आपको टोटल 32 दांत देखिए मुंह में आपको आ जा रहा है। तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में कि आपको बताइए प्री मोलर कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना 4 दूना 8 होता है। आपको मोलर पूछे तो आपको 12 होता है। आपको इंसाइजर कितना होता है पूरे मुंह में, तो 8 होता है। पूछे कैनाइन कितना होता है, तो मुंह में पूरा 4 होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखिएगा, कम से कम आपको याद रखिएगा ICPM 2123, 2023 चल रहा है, लेकिन हम लोग 2123 याद रखेंगे। याद रखिए, कहीं लिख लीजिएगा, आप दीवार पर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा ICPM और 2123। और ये आपका टोटल 8 दांत है, यानी आपको आधा जबड़ा में, अगर हम बात करें एक जबड़ा का ये आधा वाला हिस्सा है, ये वाला दांत है ICPM। तो ICPM आपको याद हो गया होगा, दांत के बारे में देख लिए। अब हम देखिए कुछ और एक्स्ट्रा जो आपका बुक है में दिया गया था उसको देखते हैं। अगर हम बात करें दूध के दांत के बारे में, तो दूध का जो दांत होता है वह 7-8 वर्ष होते होते वह पूरा का पूरा गिर जाता है, और दूध का दांत जो होता है वह आपको 20 दांत होता है। तो याद रखिएगा कि दूध का दांत कितना होता है, 20 दांत होता है। और एक आप सुने होंगे अकल दांत, पूछते हो कि हाँ इसका अकल का दांत नहीं आया है, तो आपका जो मोलर होता है यानी चबाने वाला, उसमें जो सबसे आखिरी दांत होता है उसको बोला जाता है आपको अकल दांत। यानी यहाँ आपको ये जो देखिए, ये जो नीचे दांत है 8 नंबर का, इसको बोला जाता है अकल दांत। यानी आपको अकल आ गया, यानी जब सबसे लास्ट में आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ आप बोलता है कि हाँ इसको अब अकल हो गया है, यानी आपको पूरा दांत जम गया है, आखिरी वाला भी जम गया है। तो यहाँ आपको अकल दांत हो गया। अब हम बात करेंगे दांतों की जो ऊपरी सतह होती है, आपको मालूम होगा इसको इनेमल बोला जाता है, और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। और ये जो इनेमल बनता है वह कैल्शियम, एनिमल और एक और होता है इसमें लवण और प्रोटीन की सहायता से ये बनता है। मुंह में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो दांत हम लोग पढ़ लिए, अब हम देखिए लार के बारे में पढ़ते हैं। तो मुंह में आपके टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होता है, और इसका जो स्राव होता है वो आपको लार के रूप में होता है। और ये आपका कौन कौन होता है, तो सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है, और एक होता है पैराटिड। ये जो आपका पैराटिड होता है, ये जो आपका दांत होता है सांप में, ये आपको 20 ग्रंथि ये काम करता है। देखिएगा सांप जब डस लेता है तो इसी पैराटिड के माध्यम से ही वह काटता है, और इसी के माध्यम से मनुष्य में जो है आपको जहर फैल जाता है। तो ये पैराटिड याद रखिएगा। और ये जो आपका लार होता है वो लार किससे बना रहता है, तो पानी, लवण और आपको चिकना म्यूकस से जो है लार बना रहता है। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो यही लार जो है भोजन को पूरे सान कर आपको लुगदी बना देता है। तो ये आपका लार का कार्य हो गया। और भोजन का जो पाचन है वो आपको मुंह
में शुरू होता है और ये लार में उपस्थित जो एंजाइम रहता है एक, जिसका नाम है एमाइलेज। ये जो आपका एमाइलेज एंजाइम है लार से जो निकलता है वो आपको भोजन आरंभ करता है और यहीं इसका शुरुआत करता है। फिर जो आपका जो एमाइलेज होता है और इसी को टाइलिन भी बोलता है, तो एमाइलेज और टाइलिन जो एंजाइम होता है वो आपको भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें जो मंड होता है यानी जो स्टार्च होता है उसको यह ग्लूकोज में बदलता है। तो यहाँ पे ये आपका कार्य होता है किसका, तो ये लार का। और लार में हम लोग पढ़ लिए। अब हम आगे चलेंगे जीभ का कार्य देखेंगे। और जीभ आपका इम्पोर्टेंट है, जीभ आपके बारे में आपके बुक में दिया गया है और आपको जब EVS का पढ़िएगा 4 क्लास का तो उसमें भी जीभ के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जीभ की बात करें तो देखिए जीभ जो है एक आपका पेशीय अंग है, समझ लीजिए आपका ये पेशी है, यानी एक मांसल पूरा पेशी होता है। और जीभ पर जो है स्वाद कलिका पाया जाता है, आपको छोटा छोटा डॉट पाया जाता है, उसको हम लोग स्वाद कलिका बोलते हैं। और उसी के माध्यम से जो है चीज़ों का स्वाद जो है हम लोग को पता चलता है। और जीभ हमें बात करें तो जीभ का अगर और उसके बाद क्या काम करता है, तो जीभ जो है साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करता है। देखिएगा गांव देहात में किसी कोई भी व्यक्ति का देखिएगा, जो अगर मान लीजिए कोई जीभ देखिएगा किसी का बड़ा फूल गया है या आपको कट गया है तो देखिएगा उसका आवाज़ जो है फ्रेश नहीं निकलता है। तो समझ लीजिए जो जीभ है वह स्पष्ट बोलने में भी मदद करता है। और जीभ में जो है आपको हम लोग खाते हैं तो खाना का स्वाद मिलता है, तो इसका जो स्वाद है वो आपको सभी भागों से अलग अलग मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर हम बात करें पूछे जीभ में कि जीभ में जो आपका मीठा स्वाद आता है वह कहाँ से आता है, तो अगला भाग से। तो यहाँ पे जो अगला भाग है ये वाला हिस्सा है, उससे हम लोग मीठा आपको स्वाद लेते हैं। इसमें जो पिछला भाग है ये वाला आपका जो पिछला भाग है, ये वाला पीछा आपका जो पिछला भाग है इसमें उससे कौन सा स्वाद मिलता है, तो यहाँ पे कड़वा मिलता है। पार्श्व भाग यानी आपको अगल बगल का, ये जो आपका हिस्सा है अगल बगल का, उससे हम लोगों को मिलता है कौन सा, तो नमकीन और खट्टा भाग। और बाकी जो इसमें बीच का जो भाग होता है वो आपका स्वादहीन होता है। तो सीधा पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि जो आपका देखिए याद रखिएगा जीभ से आगे हम लोग पूछे तो अगले आपका मीठा, पीछे क्या हो गया तो आपको कड़वा हो गया, उसके बाद बगल में क्या करें तो बगल में आपका खट्टा और नमकीन हो गया और बीच वाला आपको स्वादहीन हो गया। तो आपको जीभ के बारे में याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। आगे कड़वा, मीठे, पीछे हो गया आपका कौन, तो आपको कड़वा और अगल बगल में नमकीन और खट्टा हो गया और बीच में आपका स्वादहीन हो गया। तो ये आपको जीभ से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे मुख्य गुहा देख लिए। अब मुख्य गुहा से खाना कहाँ पहुँचता है, वह पहुँचता है ग्रास नली में। यहाँ पे अगर आप फिगर में देखिए, यहाँ पे ये आपका मुख्य गुहा यहाँ पे था, मुख्य गुहा यहाँ पे कार्य खत्म हो गया। अब जो हम लोग भोजन को यहाँ पे सब चीज़ कार्य कर चुके हैं तो ये आपका ग्रास नली में आता है और ये आपका है ग्रास नली। तो ये चलिए हम लोग ग्रास नली का कार्य क्या होता है उसको देखते हैं। तो ग्रास नली को ही ग्रसिका बोला जाता है और मुख्य गुहा को यह आमाशय से जोड़ता है, क्योंकि आपको देखिए मुख्य गुहा यहाँ पे था, तो मुख्य गुहा और ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका आमाशय है। तो ये जो आपका ग्रास नली है ये मुख्य गुहा और यहाँ पे आमाशय को ये जोड़ने का कार्य कर रही है। तो मुख्य गुहा आमाशय को जोड़ती है। इसमें वायु और भोजन का मार्ग जो होता है एक ही होता है। देखिएगा आपको सब सांस लीजिएगा और भोजन खाइएगा तो दोनों आपको इसी के माध्यम से गुजरेगा। तो जब भोजन खाते हैं उस समय भी आपको देखिएगा आपको सांस लेना पड़ता है और वहीं आप देखिएगा जल्दी जल्दी जब खाइएगा तो वहीं आपको वायु का जो है रास्ता क्लियर नहीं होता है, तो देखिएगा दम आपका फूलने लगेगा। तो यही आपका ऐसे होता है। और देखिएगा चाहे लगातार देखिएगा आपको एक बोतल पानी उठाइए 1 लीटर और पूरा पी जाइए, देखिएगा जब पूरा लगातार पीजिएगा तो सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे पानी खत्म हो जाएगा बोतल का तो लगेगा आप हाँफने, तो इसलिए हाँफते हैं क्योंकि उस समय आपका ये पानी जो है ये आपका बिजी रखता है, हवा नहीं ले पाते हम लोग, इसलिए आपको लगता है कि आपको दम फूलने लगता है। तो ये आपको याद रखिए, ग्रसिका जो है आपको भोजन और वायु का मार्ग दोनों होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो ग्रसिका में देखिए, ग्रसिका में जाने वाली भोजन श्वास नली में इसलिए नहीं घुसती है। देखिएगा जब हम लोग भोजन खाते हैं तो वह श्वास नली में नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रसिका में ही श्वास नली का भी मार्ग होता है। लेकिन हम लोग जब भोजन करते हैं तो ये जो आपका श्वास नली में भोजन नहीं जाता है, क्योंकि श्वास नली के अंदर एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस। देखिएगा आपको एक कंठ में एक इपिग्लोटिस पाया जाता है। जब खाना खाइएगा तो ये आपका इपिग्लोटिस जाकर आपको नाक का जो नासिका मार्ग है वहाँ पे जाके सट जाएगा और वहाँ पे आपको अंदर जो है नाक में भोजन को नहीं घुसने देता है। तो ये आपको इपिग्लोटिस का कार्य होता है। जब हमारा भोजन ग्रास नली से गुजरता है तो इपिग्लोटिस जो है श्वास नली में ढक देती है, इसलिए जो है भोजन आमाशय में चला जाता है और ये ग्रास नली में यानी ग्रास नली होते हुए आमाशय में चला जाता है, नासिका छिद्र में नहीं घुसता है। तो ये आपको किसका कार्य था, तो आप ग्रास नली का। अब यहाँ पे ग्रास नली होते हुए भोजन जो है आमाशय में आ चुका है। आमाशय में अगर हम बात करें, देखिए ये आपका आमाशय है, जैसे आप फिगर में भी ऊपर देखे हैं, अभी बताए हैं आपको आमाशय कहाँ था। ये देखिए ये जो आपका है ये ग्रास नली था, ग्रास नली होते हुए देखिए ये आपका जो आमाशय, यहाँ पे अब भोजन आ चुका है। तो आमाशय के बारे में चलिए हम लोग अब इसको अच्छे से कवर करते हैं। आमाशय की बात करें तो देखिए ये आपका फिगर में देख सकते हैं आमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है।
इसकी जो संरचना है वो कैसी है, तो थैली नुमा है। देखिए आपको लग रहा है कि एक थैली प्रकार का है, यानी झोला टाइप का, तो आपको थैली नुमा होता है और इसकी आकृति यू टाइप की होती है। जैसे देखिए ये लग रहा है आपको एक यू आकार का जो है ये आपका एक थैली है, तो आपको देख लिए। और ये आपका स्राव की बात करें तो अमाशय से जठर रस निकलती है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो चलिए अब हम लोग जठर रस को देखते हैं कि जठर रस में क्या क्या होता है। तो जठर रस में 3 एंजाइम निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका अमाशय था, आपको इधर ग्रास नाली था और ये आपका अमाशय में भोजन आ गया है। अब यहाँ पे जठर रस जो है निकल रहा है और देखिए भोजन में ये क्या करता है। तो यहाँ पे जठर रस से अगर हम बात करें तो 3 एंजाइम निकलता है। एक आपका निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद देखिए पेप्सिन और तीसरा रेनिन। ये आपको तीनों याद रखिएगा, सीधे पूछ सकता है कि जठर रस से कौन कौन निकलता है, तो आपको HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl का काम क्या होता है, तो आपको मालूम होगा HCl आपका एक अम्ल है, तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। और अम्ल के कारण जो है आपको जो भी भोजन किए रहते हैं जो अमाशय में आता है, अम्ल के कारण जो भी छोटे मोटे जीवाणु होते हैं वो आपको अम्ल के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको एंजाइम की क्रिया जो है, बाकी जो एंजाइम है उसकी क्रिया तेज कर देता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी काम करो, भोजन को पचाओ। तो ये आपको होता है HCl का कार्य। उसके बाद एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है। याद रखिएगा पेप्सिन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोज में बदलना। उसके बाद होता है एक रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो दूध को पचाने में सहायक होता है। यही जो दूध है जब दूध पीजिएगा तो यहीं आपको जाकर पेप्सिन जो है दूध को पेट में फाड़ देता है। देखिएगा जब बच्चा सब जो अगर हम बात करें तो बच्चा सब में देखिएगा दूध जब पीता है रेनिन के माध्यम से ही देखिएगा दूध फट जाता है। तो यहाँ पे ये रेनिन हो गया जो आपको दूध को पचाने में सहायक होता है। तो ये आपको जठर रस का कार्य होगा और ये अमाशय से निकल रहा था। अब यहाँ पे देखिए अमाशय जब यहाँ पे भोजन को जो है आपको अपना काम में यहाँ पे कर दिया अमाशय। अब यहाँ पे भोजन जो है आपको अमाशय से निकल गया है और भोजन में जो आपका जो अमाशय में भोजन तैयार हुआ है आपको सब क्रिया के बाद, उसको यहाँ पे बोला जाता है काइम। क्राइम नहीं, यहाँ पे काइम बोलते हैं। और यही जो आपका काइम है अब आता है छोटी आंत में। तो यहाँ पे अब देखिए छोटी आंत में अब आता है। छोटी आंत जो है देखिए यहाँ ये बीच वाला जो हिस्सा है वो आपका छोटी आंत है और ये जो किनारे आंत है वो आपका बड़ी आंत है। तो यहाँ पे भोजन जो है अब छोटी आंत में आ चुका है। चलिए यहाँ पे हम छोटी आंत के बारे में करते हैं कि छोटी आंत में भोजन क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए यही छोटी आंत है, यानी आपका ये अंदर वाला हिस्सा है। छोटी आंत में देखिए भोजन आ गया है, किसके रूप में आया है, तो काइम के रूप में आया है। कहाँ से आया है, तो ये आपको अमाशय से आया है। अब यहाँ पे देखिए छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यह 6 से 7 मीटर का होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन को पचाना और अवशोषण करना। भोजन का यह सबसे ज़्यादा पाचन आपको कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो ये आपका 3 पार्ट हो गया। और सबसे पहले ये ऊपरी भाग होता है डेडुनम और इसी में जो आके सबसे पहले जो काइम आता है वो आपके डेडुनम में आता है। और डेडुनम में ही आपको जो है अगर हम बात करें तो भोजन पचता है। डेडुनम की हम बात करें, देखिए छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह यकृत से पीतरस, अग्नाशय रस और छोटी आंत की दीवारों से जो है आंत्र रस को स्रावित करता है और यहाँ का आपको डेडुनम में मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन, तो यकृत से पीतरस हम लोग आगे देखेंगे, अग्नाशय रस इसको भी देखेंगे और छोटी आंत से कौन कौन सा आंत्र रस निकलता है जो इसको पचाता है, इसको भी हम चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो अग्नाशय रस से यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 से यहाँ पे आपको अग्नाशय रस निकलते हैं और उसका ट्रिक है LAT यानी लैट। तो यहाँ पे लात या लैट से याद रखिएगा कि अग्नाशय से लैट नामक निकलता है कौन सा, तो अग्नाशय रस। और लैट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन होता है। ये जो 3 निकलता है इसका कार्य क्या होता है, जो डेडुनम में यहाँ पे भोजन को पचाता है। तो देखिए कैसे पचाता है। यहाँ पे जो लाइपेज होता है वह वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो मंड का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, लैट, और लैट निकलता है अग्नाशय से। अब हम आगे बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, क्योंकि अग्नाशय से लैट नामक निकल रहा था। तो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अमाशय के ठीक पीछे होता है, या हल्के पीले कलर का होता है। और ये आपको दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहली जो ग्रंथि है सबसे बड़ी वो आपका लीवर है, यानी यकृत ग्रंथि है। और अग्नाशय की बात करें तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों ग्रंथि है और यह अग्नाशय रस का स्रावन करती है। कौन सा, तो लैट। याद रखिएगा लैट नामक कौन करता है, तो अग्नाशय करता है। अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करें और, तो अग्नाशय के ही एक लैंगर-हैंस द्वीपिका होता है जहाँ पे बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। और ये जो इंसुलिन होता है, अगर आपके देखिए किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है तो उसको मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन अगर ज़्यादा बनने लग रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो यहाँ पे दोनों खतरा है, इंसुलिन कम निकलने पे भी और ज़्यादा निकलने पे भी। अगर कम निकल रहा है तो आपको चीनी का बीमारी होगा, ज़्यादा निकल रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
यकृत ग्रंथि की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे हैं डेडुनम में जो है आपको यकृत से रस निकल रहा था, उसके बाद अग्नाशय से और छोटी आंत की दीवारों से। तो अग्नाशय से देख लिए, अब हम चलिए देखेंगे यकृत ग्रंथि से, फिर यहाँ पे अग्नाशय आपको दिखाएंगे हम लोग कि छोटी आंत से कौन कौन सा निकलता है। तो यकृत ग्रंथि से बात करें तो सबसे पहले हम यकृत ग्रंथि की बात करते हैं। यकृत जो ग्रंथि होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही आपका यकृत ग्रंथि है। यह आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि आती है और इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। यही आपका यकृत है, लीवर है, देख सकते हैं। इसका यहाँ पे कलर देखिए कैसा है, तो ये गहरा भूरा रंग का है, यानी गहरा लाल भूरा है। और ये स्थिति यहाँ पे अगर हम बात करिए कहाँ पे स्थित है, तो अमाशय के ठीक ऊपरी भाग में दाहिनी ओर से। यहाँ पे देखिएगा, आपका यहाँ पे जब बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अमाशय है, तो यहाँ पे ये अमाशय के ठीक ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित है यकृत। और ये आपका देख रहे हैं, ये जो आपका पित्ताशय का, इसको बोलते हैं हम लोग पित्ताशय। इसी से निकलता है पीतरस, जो हम लोग आगे कवर करेंगे। और ये आपको पीतरस आगे कहाँ पे मिलता है, तो छोटी आंत के डेडुनम में मिलता है, जहाँ पे भोजन का ये पाचन करता है। तो यहाँ पे पूछता भी है कि पित्ताशय का जो है आकार कैसा होता है, तो ये यहाँ पे बताइएगा किस आकार का दिख रहा है, तो ये आपको ये नाशपाती का आकार का दिखता है। तो ये पित्ताशय है और इसी से पीतरस निकलता है, जो जाके छोटी आंत के डेडुनम में निकलता है। तो चलिए हम लोग पीतरस को कवर करते हैं। पीतरस की बात करें तो हल्के ये पीले रंग का होता है और ये आपको एक क्षारीय होता है। हम लोग पढ़े हैं ऊपर HCl आया था आपको अमाशय में, जहाँ पे अम्लीय बना दिया था भोजन को, और वो जब आया छोटी आंत में तो अभी भी अम्लीय है। लेकिन जब पीतरस जाके मिलता है उसको, तो भोजन को ये क्षारीय बना देता है। और पीतरस जो है कहाँ से प्रस्रावित होता है, तो ये पित्ताशय से होता है। पित्ताशय का आकार अभी हम देखे हैं कैसा होता है, तो ये नाशपाती के आकार का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पीतरस का और क्या काम होता है, तो एक तो देख लिए भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा होता है ये वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे पित्ताशय का भी हम लोग काम देख लिए। अब हम यकृत ग्रंथि की बात करते हैं। यकृत ग्रंथि के बारे में हम ऊपर यहाँ पे जरूर देखे हैं कि ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, गहरा भूरा लाल रंग का होता है। स्थिति कहाँ होता है, तो ये आपको अमाशय के ठीक ऊपर दाहिने भाग में होता है, और ये पीतरस का स्रावित करता है। उसके साथ अगर हम बात करें यकृत के अन्य कार्यों के बारे में, तो यकृत जो होता है वह विषैले अमोनिया गैस को यूरिया में बदलता है। हम लोग डायरेक्ट अगर हम बात करें तो अमोनिया का जो है डायरेक्ट नहीं जब लेते हैं तो अमोनिया हमारे शरीर से नहीं निकलता है, उसको यूरिया में बदलता है कौन, तो यही यकृत निकलता है। प्रोटीन की मान लीजिए अगर आप शरीर खाना में ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो ये प्रोटीन की अधिकता को यह कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और भोजन की वसा की अगर कमी हो जाता है आपके शरीर में, तो ये कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने का कार्य करता है कौन, तो ये लीवर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहीं से आप निकलता है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो आपके दो है, याद रखिएगा, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये कार्य क्या करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। देखिए आपका शरीर में कहीं से कट जाता है तो कुछ देर के बाद आपका जो है खून वहाँ पे जम जाता है, और किस कारण जमता है, तो यही इसी के कारण, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण। हालांकि एक और चीज़ होता है आपको यकृत में ही, जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन नामक का जो प्रोटीन होता है वो भी निकलता है लीवर से ही, और इसका कार्य यह होता है कि थक्का बनने को आपको ये सहायता नहीं, या आपको थक्का बनने से क्या करता है, तो उसको रोकता नहीं है, ये आपको बढ़ाता है। तो ये थक्का होने नहीं देता है, यहाँ पे आपको रोकता है, यानी ये थक्का नहीं होने देता है। जबकि थक्का होने में सहायक कौन करता है, तो फाइब्रोनोजेन आपको प्रोथ्रोम्बिन, ये आपको थक्का बनाता है, जबकि हिपेरिन जो है इसको रोकता है। यानी दोनों ये उसको अपोजिट है, और ये दोनों निकलता है आपको कहाँ से, तो यकृत से ही, यानी लीवर से ही निकलता है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत की दीवारों से, क्योंकि अब देखे हैं डेडुनम में 3 प्रकार के रस आ रहा था। एक आपका यकृत से पीतरस, और अग्नाशय से अग्नाशय रस, और तीसरा यहाँ पे छोटी आंत से निकलता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन, तो छोटी आंत की दीवारों पे स्रावित आंत रस होता है, जो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही छोटी आंत है अंदर वाला। अब यहाँ पे देखिए छोटी आंत से कौन कौन निकलता है, तो छोटी आंत से कार्बोहाइड्रेट निकलता है। ये जो छोटी आंत में जो आपका लास्ट में आता है छोटी आंत की दीवारों पे, तो कार्बोहाइड्रेट जो वहाँ पे होता है वो सरल शर्करा ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर जो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। जो वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो ये आपके छोटी आंत की दीवारों से जो आंत रस निकलता है उसका ये कार्य करता है। अब हम आगे देखेंगे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे छोटी आंत से संबंधित है, कि छोटी आंत की दीवारों पर अंगुली नुमा एक उभरी संरचना होती है। यहाँ पे देखिए उभरी हुई आपके उंगली नुमा संरचना है, और ये छोटी आंत की दीवारों पे होती है। ये जो है इसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं या रसांगुल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो रसांगुल होता है यानी जो विलाई होता है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का कार्य करता है। यह छोटी आंत की दीवारों पर रहता है। याद रखिए क्या इसका नाम है, रसांगुल या दीर्घरोम। अब हम आगे चलेंगे
आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे छोटी आंत में देख लिए कैसे कैसे कार्य करता है। अगर हम इसके बाद अगर देखें तो वह भोजन जो नहीं पचता है, यानी छोटी आंत के बाद जब नहीं पचता है तो उसका अवशोषण नहीं हो पाता है और वह भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत के बाद हम लोग देख लिए कि अब बड़ी आंत में खाना जा रहा है, लेकिन वह कौन खाना जा रहा है? जो अपचित है, यानी जो नहीं पचा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखिए बड़ी आंत के बारे में चलिए देखते हैं कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो होती है वह 1.5 मीटर की होती है, जबकि छोटी आंत जो होती है वह 6 मीटर की होती है। अभी हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी आंत जो होती है वह छोटी आंत की तुलना में लंबाई में भले ही छोटी होती है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये छोटी आंत की तुलना में ये चौड़ी होती है। यहाँ पे आप फिगर में ही देख सकते हैं, जैसे ये आपका बड़ी आंत है, ये जहाँ पे कलर किया गया है। तो बड़ी आंत की देखिए लंबाई यहाँ पे क्या है, छोटी आंत से छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मोटाई जो है छोटी आंत से ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा चौड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको अगर हाँ कि हाँ आपका सही गलत में बताइए तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए बड़ी आंत की बात करें तो यह अपचित भोजन से जल और लवण को अवशोषण कर शेष भोजन को गुदा के द्वारा बाहर निकाल देता है और इसे हम लोग निष्कर्षण बोलते हैं। तो बड़ी आंत का यहाँ पे काम देख लिए। बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। याद रखिए, आपके ऑप्शन में देता है कि कहाँ कहाँ पाचन होता है, तो याद रखिएगा बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे केवल जल और लवण का अवशोषण होता है और बाकी जो खाना नहीं पचता है वो जाके मल के द्वारा यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे अवशोषण। ऊपर यहाँ पे हम लोग जानते थे कि 5 प्रकार के जो है आपको खाना जो है प्रक्रिया होती है पाचन की, तो उसमें ऊपर हम लोग देख लिए 2, और यहाँ पे तीसरा है अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है कि बचे हुए भोजन को रुधिर में पहुँचना, उसको अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या है? तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में जब चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। और मल त्याग तो जानते ही हैं, अपचित भोजन का गुदा के द्वारा बाहर निकलना मल त्याग कहला जाता है। आपके बुक में एक और चीज़ दिया गया था कि ORS। तो ORS की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है। और ये आपको अगर हम बात करें तो ये कब यूज किया जाता है? आपको ये जो है आपको शरीर में पानी की जो कमी होती है रिहाइड्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी इसको हम बात करें तो आपके बुक में लिखा गया था कि ORS को जीवन रक्षक घोल कहते हैं। और उपयोग के शरीर में जो है आपको मान लीजिए किसी शरीर में व्यक्ति के पानी की कमी हो रही है तो आपको दस्त आने पर डॉक्टर सलाह देता है कि ORS का घोल पीजिए। तो यही आपका ORS है। अगर आपके पास ORS नहीं है तो इसके जो है आपके कंपोजिशन में अलग चीज़ आता है, आपका घरेलू सामान, वो आपको बोला जाता है कि नमक और चीनी का घोल बनाकर पीने के लिए। तो ये भी आपको ORS के बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था कि घास चरने वाला जंतु होता है उसमें पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आहार नाल है मनुष्य के तुलना में अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या है, तो आपका घास चरने वाला जंतु है। और चलिए इसको हम देखते हैं कि पाचन कैसे होता है। तो घास में अगर हम बात करें तो घास में देखिए पाया जाता है सेलुलोज, और ये सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य घास क्यों नहीं खाता है? क्योंकि सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा पाता है, इसलिए जो है आपको मनुष्य जो है घास नहीं खाता, थोड़ा मोड़ा खाता है और वो भी आपको पूरा से पचता नहीं है, देखते होइएगा। तो ये आपको सेलुलोज है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेलुलोज के बारे में तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जंतुओं में अमाशय जो है यहाँ पे 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे जो अमाशय इसका पेट में है ये 4 भागों में बटा होता है और सबसे इसमें जो बड़ा होता है वह होता है रुमेन। तो यहाँ पे देखिए आपका रुमेन जो है यही आपका रुमेन है और ये अमाशय का एक भाग है और ये सबसे बड़ा भाग है कौन? तो रुमेन। अगर हम बात करें इसमें तो जंतु द्वारा जो निगला हुआ भोजन होता है, जंतु जब घास खाता है तो वहाँ पे खाते समय आंशिक यानी कम ही पाचन करता है और पाचन करते समय उसको हम लोग बोलते हैं जुगाल। देखिए खाने समय थोड़ा सा खाता है और घोट जाता है। तो यहाँ पे जब निगल जाता है भोजन जानवर, तो जब निगले हुए भोजन को फिर दोबारा मुंह में निकाल कर देखिएगा पचाता है तो उसको बोलते हैं जुगाली। देखिएगा गाय भैंस को सुबह में खा लेगा और आराम से उसको जाकर कहीं बैठा दीजिएगा, बैठ जाएगा, वहाँ पे धीरे धीरे अपना निकाल कर दिन भर चिबाते रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जुगाली। देखिए इन्हें जुगाली करना, तो यहाँ पे जुगाली हो गया। और जुगाली काल में जितने भी जानवर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट। तो याद रखिएगा रूमिनेंट किसे कहते हैं? जुगाली वाले जानवर। जैसे गाय हो गया, आपके बकरी भी जुगाली करती है या आपके भैंस भी करती है, तो ये आपके जुगाली करने वाला जानवर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इसके अमाशय के बारे में। तो अमाशय का सबसे बड़ा भाग हम ऊपर देखे हैं रुमेन, और यहाँ पे अमाशय में अगर हम बात करें पशुओं के तो अमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में से लेकर फिर बड़ी आंत में जाती है। तो अब इसके बीच में एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंधनाल, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होती है चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं अंधनाल। यही अंधनाल जो है आपको सेलुलोज को पचाने का काम करता है, किसमें? तो आपके जानवर में। और यही जो अंधनाल है पुरुष में नहीं होता है, इसलिए भोजन जो है पुरुष के अंदर जो है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो पशु में उपस्थित होता है केवल, याद रखिएगा, अंधनाल छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य में होता है। इसमें जीवाणु होता है और यह सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है। तो यही जो आपका जीवाणु होता है आपके अंधनाल में यही पचाता है। मनुष्य में भी माना जाता है कि अंधनाल है, यहाँ पे याद रखिएगा, अंधनाल जो है मनुष्य में भी होता है लेकिन उसमें जो इसका जीवाणु होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है
वह खाना को यानी जो सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि मनुष्य में अंधनाल होता है, याद रखिएगा अंधनाल होता है लेकिन उसमें जीवाणु नहीं होता है, इसलिए मनुष्य जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है और यह सेल्यूलोज मनुष्य में रेशेदार पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये आपको देख लिए। अब हम बात करेंगे अमीबा में, देखिए कैसे कैसे पोषण होता है। ये आपका है अमीबा। अमीबा की बात करें तो अमीबा का स्रोत यानी अमीबा को कहाँ पे मिलता है, तो जहाँ पे जल स्रोत है यानी आपको जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र है, मिट्टी है, नमी मिट्टी है, वहाँ पे तालाब में झील के किनारे आपको अमीबा मिलेगा। तो यहाँ पे अमीबा का फीवर देख सकते हैं। अब इसका पोषण कैसे होता है, तो यहाँ पे अमीबा की बात करें तो यह आपका एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाया जाता है और यहाँ पे कोशिका, इसे देखिए कोशिका के चारों ओर कोशिका एक झिल्ली पाया जाता है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अनेक खाली स्थान जो है इसमें विद्यमान रहते हैं। किसमें, तो आपके अमीबा के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें अमीबा के बारे में तो अमीबा का जो आकार होता है हमेशा बदलते रहता है। कभी कभी देखिए ऐसे ऐसे हो जाएगा, मान लो कभी गोल हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो अमीबा का जो आकार है हमेशा बदलते रहता है और एक या एक से अधिक इसमें उंगली नुमा एक उभार संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पदाभ। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका पदाभ हो गया, जितना बाहर निकला हुआ है आपको उंगली जैसे, ये आपका पदाभ है और इसी के सहायता से जो है अमीबा गति करता है और भोजन को पकड़ता है और ये अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे अमीबा भोजन में क्या क्या ग्रहण करता है, तो यहाँ पे देख सकती है कि जो ये अमीबा होता है वह सूक्ष्म जीव जैसे कवक और जीवाणु का ये खाना खाती है। कौन, तो अमीबा। तो ये आपको अमीबा के बारे में इतना देख लिए। और अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वह खाद्यदानी में होता है। ये आपके पॉइंट जो है आपके बुक में दिया गया था। यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर किए हैं ताकि आप जब पढ़िएगा 8, 9, 10 का तो उसमें भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको एक ही बार में ख़त्म कर दिए हैं ताकि आप लोग को है वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अभ्यास की। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है खाली स्थान भरने के लिए, और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अभी बताएं, अग्नाशय ग्रंथि है। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होता है और शुरू होकर पूरा कहाँ पे होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह किसका स्राव करता है और ये भोजन पर क्या क्रिया करता है, तो यहाँ पे ये पाचक होता है हाइड्रोजन, कौन सा, तो आपको HCl। HCl कहाँ से निकलता है अभी हम बताए हैं, तो कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं आगे मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण। मनुष्य में अभी बताए हैं कि आपको इसमें जो मुख्य का जो चरण होता है आपको कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे आपका मुख्य गुहा, उसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो आपको यहाँ पे भर लेना है। आपको ऊपर बता ही चुके हैं सबसे पहले क्या, तो मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद आपके अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये हो गया। अमीबा अपने भोजन को कहाँ किसके सहायता से ग्रहण करता है, तो आपको बताएं अमीबा जो है खाद्यदानी के प्रयोग से करता है। तो खाद्यदानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ई नंबर में, तो खाद्यदानी हो गया। अब यहाँ पे देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए सही गलत करना है, आपको चुनना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि कुतरने में सहायक कौन करता है। कुतरना मतलब यानी इंसाइजर। तो यहाँ पे अब देखिए इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बी नंबर कि लार यानी जो मंड होता है स्टार्च को बदलता है, किससे बदलता है, यह बदलता है ग्लूकोज में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। पीतरस का स्राव, पीतरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, तो वो आपको छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, तो जल का मुख्य अवशोषण जो होता है वो आपको लास्ट में जाकर बड़ी आंत में होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सही गलत करना है। तो सही गलत में देखें तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो अब सही है कि आपको अमाशय में ही HCl निकलता है। आपको बताए हैं 3 निकलता है आपको, HCl, रेनिन और पेप्सिन। तो यहाँ पे अमाशय से ही निकलता है। उसके बाद देखिए पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपको पीत रस से जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। और यहाँ पे पीत रस से वसा का पाचन होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आरंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन का मुख से आरंभ होता है, गलत है। प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता है। उसके बाद हम जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो आपका सही है। और देखते होंगे कि गाय भैंस को वैसा ही करता है। छोटी आंत में श्लेष्म में स्रावित होती है। तो ये आपका ये गलत है। अगर आप आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नीचे से ही, तो यहाँ पे देखिए लार है। लार कहाँ से निकलता है, तो लार ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद देखिए पीतरस है। पीतरस कहाँ से निकलता है, तो ये आपका निकलता है कहाँ से, पीताशय से यानी यकृत से। तो आपको पीताशय हो जाएगा।
उसके बाद वसा है, तो वसा की अगर हम बात करें तो वसा अम्ल जो है ग्लिसरॉल होता है। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है आपके अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया मिलान। अब यहाँ पे देखिए आहार नल के किन भागों के द्वारा ये कार्य होते हैं। तो जैसे भोजन का चबाना, तो भोजन का चबाना कहाँ होता है, तो आपका ये मुख से शुरू होता है। जीवाणुओं का नष्ट की बात करें तो आपको मालूम होगा अमाशय में जो होता है HCl, वही इसका जीवाणुओं का नष्ट करता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। मल का विकास करें तो आपको मल का निकास आपको गुदा के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको गुदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है, तो इनेमल होता है। उसके बाद बचे हुए पदार्थ अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी रचना का क्या बोलते हैं, तो दीर्घरम बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आपको कहाँ पे होता है, तो अंधनाल में होता है, अंधनाल के जीवाणु करते हैं। अमीबा में भोजन का जो पाचन स्थल है वो क्या है, तो खाद्यदानी है, अभी देखे हैं। भोजन के अवयवों को उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा यह छोटी आंत में होती है, तो ये छोटी आंत हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 3। अध्याय आपका 2 बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट था और बुक में भी ज़्यादा दिया गया था और एक्स्ट्रा भी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी ताकि ये समझ में आ जाए, एक क्रम में आ जाए। आगे अब हम बात करते हैं उष्मा के बारे में। उष्मा की बात करें तो ताप जो होता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। और ये जो आपका ताप थर्मामीटर होता है, अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो किससे मापा जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। तो आप डॉक्टरी थर्मामीटर देखे होंगे। और डॉक्टरी थर्मामीटर में अगर हम बात करें तो उसमें एक द्रव भरा रहता है, वो क्या होता है, तो वह होता है पारा। और यहाँ पे तापमान को जब मापते हैं हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से, तो आपको 2 जो है आपको पैमाना होता है, एक आपका सेल्सियस और दूसरा इसमें फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जब हम लोग सेल्सियस में मापते हैं तो सेल्सियस का जो बीच का जो पैमाना होता है वह 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री जो है सेल्सियस के बीच में होता है। जबकि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 से लेकर 108 डिग्री की आपको फ़ारेनहाइट होता है। देखिएगा कोई बुखार लगता है तो आपको फ़ारेनहाइट या आपको सेल्सियस में नहीं बताएगा, ऐसे बताएगा कि हाँ हमको 100 बुखार है, 99 बुखार है, 102 बुखार है। तो 102 जो बोलता है, अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसमें अगर हो गया सेंटीग्रेड में तो समझ लीजिए आप पूरा गल जाइएगा उतना गर्मी में। यहाँ पे उसको फ़ारेनहाइट में होता है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं जब बीच में अगर हम बात करें मनुष्य का तापमान जो होता है वैसा माना जाता है कि 37 डिग्री आपको सेंटीग्रेड आपको सेल्सियस जो होता है वह मनुष्य का तापमान होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो 94 से लेकर 108 के बीच में ही होता है। तो आपको 97 के आसपास जो है मनुष्य का जो अगर हम बात करें उतना नॉर्मल का होता है। तो अगर हम चलते हैं आगे अब, तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला जो तापमापी होता है इसका परिसर होता है मापने का 100 से लेकर 110 जो है सेल्सियस होता है। और अगर हम बात करें इसमें तो इसे किसी वस्तु का जो है तापमान मापते हैं, आपको व्यक्ति का तापमान नहीं मापते हैं, इसको याद रखिएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है हमेशा जो है गर्मी से ठंडे को देखा होता है, याद रखिएगा। ऊष्मा जब भी बढ़ेगा एक से तो गर्म वस्तु से ठंडे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पे गर्मी से ठंडा की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ऊष्मा संचरण जो होता है वह 3 विधियों से होता है। कौन कौन सा विधि होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है आपका विकिरण। चलन को ही बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। तो यहाँ पे चलन में इसमें क्या होता है, तो इसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो एक कण से दूसरे कण के आपस में संपर्क, यहाँ पे याद रखिए एक जो कण दूसरे कण से होते हैं आपस में सटे रहते हैं और उसमें होता है चालन से ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे ठोस हो गया, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये जो चीज़ हो गया वो आपको ऐसा चीज़ है जो आपको एक मोलिक्यूल उसके एक दूसरे के सटे रहते हैं। देखिएगा लोहा को अगर एक तरफ इसके एक कोना से भी गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे दूसरा कोना भी है आपको गर्म हो जाता है। जैसे देखिए खाना बनाते हैं तो छोलनी जब छोड़ देते हैं कढ़ाई में तो छोलनी गर्म होता है कढ़ाई में और उसका डंठी भी हो जाता है देखिए, और हाथ जला लेते हैं। तो यही आपका जो है ये आपका उसमें ठोस है और ये चालन प्रक्रिया से ऊष्मा का उसमें ट्रांसफ़र होता है। जबकि हम संवहन में बात करें यानी कन्वेक्शन में बात करें तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है इसमें क्या होता है, तो आपको इसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो कणों का स्थानांतरण जरूर होता है, लेकिन आपको इसमें मॉलिक्यूल जो है सटे नहीं रहते हैं। जैसे आपको इसमें एग्जांपल देख लीजिए, पारा को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव और गैस है, जैसे पानी हो गया तो पानी का मॉलिक्यूल जो है आपको ठोस के तुलना में आपके पास नहीं होते हैं। तो इसमें संवहन विधि से होता है, याद रखिएगा। द्रव और गैस में जो होता है संवहन से, ठोस में होता है चालन से। एक आपके अपवाद याद रखना है, जो पारा जो होता है वह द्रव होता है और पारा द्रव होते हुए भी यह चालन से आपके गर्म होता है। और इसी प्रकार आपको अगर हम बात करें संवहन में तो आपको जो पारा है वह द्रव है लेकिन ये गर्म होता है चालन से, तो आपके अपवाद वाला याद रखिएगा। और एक और होता है आपका विकिरण। विकिरण जो होता है अगर हम बात करें तो इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है इसमें किसी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आपको देख लीजिए सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म हो रहा है तो उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, आपको निर्वात है,
ये देखते होंगे निर्वात में प्रकाश, तो यहाँ पे आपके निर्वात में गर्म होता है और उसको हम लोग विकिरण के माध्यम से गर्म होना कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठोस में चालन चल जाएगा, द्रव और गैस कौन करेगा, तो संवहन करेगा। और आपके इसमें अगर हम बात करें विकिरण में, तो आपको इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, यह रेडिएशन से होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह ऊष्मा का चालक होता है, यानी आपके जिसमें ऊष्मा पास हो जाए वो आपको बोलते हैं हम लोग ऊष्मा का ये चालक वस्तु है। जैसे आपके लोहा हो गए, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद हम बात करें जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो, वह आपके ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। आप देख लीजिए, बड़ा लकड़ी ले लीजिए एक हाथ का और दूसरी तरफ से गर्म कीजिए, आपका जो अपोजिट साइड में है वो सब गर्म होगा तो नहीं होगा। तो ये आपके ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें नहीं हुआ और ये कुचालक वस्तु है। जिसमें ऊष्मा का संचरण अगर हम बात करें, जिसमें ऊष्मा का जो संचरण केवल चालन विधि से होता है, वही ऊष्मा का चालक होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ऊष्मा का जो संचरण अगर समझ लीजिए चालन विधि से हो रहा है तो वह ऊष्मा का चालक वस्तु है, और ऊष्मा का संचरण चालन विधि से नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वह ऊष्मा का कुचालक है। जैसे अगर हम बात करें जल और वायु की बात करें, तो जल और जो वायु है ऊष्मा का कुचालक है। क्यों कुचालक है? क्योंकि यहाँ पे जो जल और वायु में अगर हम बात करें तो यह चालन विधि से इसमें जो है आपके वायु जो उसमें ऊष्मा होता है वह नहीं प्रवेश करता है। जैसे जल और वायु हो गए, यानी आपके वायु जो है वो आपके ऊष्मा रोधी होते हैं। जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह संवहन विधि से होता है, इसलिए आपको यहाँ पे माना जा रहा है कि ये कुचालक है। यहाँ पे कुचालक का आपको अर्थ क्या हुआ कि चालन विधि से हो रहा है, तभी आपको याद रखिएगा कि चालन विधि से जिसमें हो रहा है वही आपके ऊष्मा का चालक है। लेकिन यहाँ पे तो जल और वायु की बात करें तो ये दोनों आपके एक द्रव है और एक गैस है, और दोनों में स्थानांतरण जो होता है वह संवहन विधि से होता है, चालन विधि से नहीं होता है। इसलिए जो है जल और वायु जो है आपके कुचालक है और वायु जो है आपके ऊष्मा रोधी होते हैं। आगे हम बात करेंगे अगला पॉइंट। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो अगला यहाँ पे पॉइंट है कि वायुमंडल की जो हवा होती है वह आपको संवहन के द्वारा गर्म होती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको वायुमंडल में यहाँ पे देखिए हवा रहता है, यानी वायु रहता है, और वायु जो होता है वह संवहन विधि से होता है, इसलिए वायुमंडल भी गर्म जो होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो आपको संवहन विधि के द्वारा यह गर्म होता है। आपके बुक में एक और चीज़ दिया गया था कि समुद्री समीर और आपके थल समीर, तो यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं। समुद्री समीर की सबसे पहले बात करते हैं। समुद्री समीर की बात करें तो संवहन विधि के द्वारा, याद रखिएगा संवहन विधि के द्वारा होता है, क्योंकि यह जल और वायु की बात हो रहा है। तो संवहन विधि के द्वारा दिन में समुद्र की ठंडी हवा जो तटीय क्षेत्रों की ओर आती है उसे हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। यहाँ पे देखिए समुद्र की ठंडी हवा तटीय ओर आ रहा है, यानी समुद्र से हवा तट की ओर आ रहा है, तो यही आपका समुद्र समीर हो गया। सीधे याद रखिएगा, समुद्री समीर में समुद्र से हवा जाता है। याद रखिएगा, समुद्री समीर में समुद्र से हवा बहता है, न कि समुद्र की ओर आता है। जो पूछेगा वहीं से हवा गुजार देना, जैसे समुद्र की पूछ रहा है तो समुद्र से हवा जा रहा है। तो याद रखिएगा, समुद्री समीर में जो होता है समुद्र का जो ठंडी हवा होती है वह तटीय क्षेत्रों की ओर चलती है, वहीं आपके समुद्री समीर होते हैं। उसी प्रकार स्थल समीर की बात करें तो स्थल समीर पूछ रहा है, यानी स्थल से हवा गुजरेगा ठंडा कहाँ की ओर, तो समुद्र की ओर, तो वह आपके हो जाएगा थल समीर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संवहन के द्वारा तटीय क्षेत्र से ठंडी हवा रात में समुद्र की ओर जाती है, इसे हम लोग थल समीर कह सकते हैं। याद रखिएगा, समुद्री समीर जो होता है वह दिन में होता है और थल समीर जो होता है वह आपके रात में होता है। क्योंकि दिन रात में इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें समुद्री समीर में, तो पृथ्वी का अगर हम बात करें तो पृथ्वी में जहाँ पे लोग रहते हैं देखिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहता है और दिन में सूर्य भी निकल रहता है। तो पृथ्वी की ओर जहाँ पे धरातल है वहाँ पे जो है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ पे वायुमंडल गर्म होता है, और वहाँ की जो हवा होती है, जैसे आप फिगर में देखिए ये आपके क्या है, तो आपके थल समीर है, जब समुद्री समीर है। यहाँ पे समुद्र की तरफ से देखिए, समुद्र की तरफ से आपको तटीय इलाकों में यहाँ पे हवा आ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि गर्मी होता है ज़्यादा आपको दिन में, तो यहाँ के जो हवा होती है आपको वायुमंडल में गर्म होने के बाद ये ऊपर उठ जाती है और नीचे वाला जो जगह होता है वो खाली हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पे जो समुद्र से हवा आती रहती है वो ठंडी हवा निकलती है कहाँ पे, तो आपको तट की ओर। इसलिए जो आपके जो होता है कौन सा, तो आपको समुद्री समूह यह आपको दिन में होता है, जबकि उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रात में, यानी इसके अपोजिट में होता है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि समुद्री समीर जो होता है वह दिन में होता है और आपको जो थल समीर होता है वो रात में होता है। इसलिए समुद्र किनारे देखिएगा जो है आपको समुद्र किनारे जितने भी शहर है आपको तटीय इलाकों में है, तो दिन में जो है वहाँ पे देखिए थोड़ा ठंडा लगेगा और रात में थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ये आप पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, कहाँ से, तो आपके जल समीर और थल समीर और समुद्री समीर से। आगे हम अगला पॉइंट देखेंगे कि गर्मी में सफ़ेद और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है वह ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। इसलिए देखिए गर्मी में बोला जाता है कि आप सफ़ेद कपड़ा पहनिए, या रंगीन नहीं पहन रहा है तो पूरा डार्क में पहनिए, हल्का पहनिए, ताकि वह ऊष्मा का जो है वह परिवर्तित करे, वो आपको याद रखिएगा।
अगर हम बात करें आगे ठंडी में, अगर बात करें तो देखिए ठंडी में काला और गहरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि जो काला और गहरा रंग होता है वह ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है और शरीर को गर्म रखता है। ये आपके ठंडी में पहनने वाला कपड़ा है। अब हम बात करेंगे सर्दियों के बारे में। तो देखिए सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें ऊन के बारे में तो ऊन जो है वह ऊष्मारोधी होता है। देखिएगा जब ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो ऊन के बीच में जो वायु फंस जाती है वो आपको शरीर के अंदर रहती है और वह आपके शरीर की गर्मी से जो है आपको बाहर नहीं निकलने देती है। इसलिए आपको ऊनी कपड़ा जो है ठंडा का दिन में पहनना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे। देखिए एक पॉइंट देता है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा, कि ठंडे में एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल जो है ज़्यादा गर्मी क्यों देता है। क्योंकि 2 पतले जो कंबल होते हैं उसके बीच में जो मान लीजिए कंबल है, बीच में जो आपके वायु रहते हैं, ये आपको वायु ऊष्मारोधी होने के कारण जो है वायु इसमें गर्म में रूप में फंस जाती है और ये ज़्यादा गर्मी देता है। इसलिए याद रखिएगा कि आपको 2 कंबल जो है ओढ़ना ज़्यादा गर्मी देता है, मोटा एक कंबल तुलना के अलावा। आगे हम बात करेंगे। अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट है विकिरण से, कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी आप बताए हैं कि और ठोस में, और अगर हम बात करें संवहन में और आपके चालन में जो है उसमें ज़रूरी पड़ता है, लेकिन विकिरण में आपके किसी माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। जैसे सूर्य से हम तक ऊष्मा जो आती है वह विकिरण के द्वारा ही आती है, और आपके विकिरण के माध्यम से यहाँ पर देखिए आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अंगीठी जलता है, देखते होंगे। जैसे आप मान लीजिए कोयला से जलाकर अंगीठी बनाकर आगे ताप रहे हैं तो देखिएगा वहाँ पे कोई माध्यम नहीं रहता है, वह विकिरण के माध्यम से आप लोगों को गर्मी महसूस कराता है। उसी प्रकार हीटर भी काम करता है। चूल्हा के पास देखिए बैठकर गर्मी का अनुभव जब लेते हैं वही आपको विकिरण के माध्यम से ही होता है, वहाँ पे बीच में कोई आपके क्या होता है, माध्यम नहीं होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और आगे अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के बारे में तो बताए हैं कि इसमें निर्वात नहीं होता है। चलिए अब इसको हम अभ्यास को कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका अभ्यास कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर, ये तो आपका 1 नंबरिया है, तो आपको इसको छोड़िए। चलते हैं देखिए आगे हम लोग को 5 नंबर जो इसमें दिया गया है, आपको मिलान करने के लिए इसमें दिया गया है कि देखिए गहरे रंग और कपड़े पहनना चाहिए। गहरे रंग के कपड़ा कब पहनना चाहिए, तो वह पहनना चाहिए ठंडा में। तो आपको ठंडा कहाँ है, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्दी में। तो आपको आ हो जाएगा, यानी पहला इसमें पहला आ जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्री समीर बहने का समय, तो समुद्री समय बताए हैं, समुद्र समय कब बहता है, तो दिन में बहता है, तो आपको ये अ में चला जाएगा। हल्के रंग के कपड़ा कब पहनना चाहिए, तो हल्का रंग का कपड़ा आपको गर्मी में पहनना चाहिए, तो इसका ई हो जाएगा। थल समीर चलने का समय, तो थल समीर चलता है आपके रात में, तो आपको इसका ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मिलान कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सही गलत का निशान है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर दोनों को मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे ये ऊष्मा स्थानांतरण से क्वेश्चन है। देखिए जैसे मान लीजिए 40 डिग्री है और आपका 0 डिग्री है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, आपको ज़्यादा गर्मी से ठंडा की ओर होता है, यानी 40 से ये ट्रांसफ़र 0 की ओर होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र जब हो रहा है तो पूरे जल का तापमान बोल रहा है, तो पूरे जल के तापमान की अगर हम बात करें तो देखिए 40 तक कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 40 से कम ही होगा और ये 0 से बड़ा होगा, यानी 40 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ये बीच में होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है 10 से कम, तो ये भी नहीं होगा। 40 से अधिक तो होना ही नहीं है। 10 और 40 के बीच में, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपके 2 नंबर सवाल। 2 नंबर आपका यहाँ पे सवाल है कि बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला गया है तो क्या होगा। बर्फ़ में लकड़ी डाल दीजिएगा, लकड़ी का चम्मच, तो लकड़ी क्या होता है, लकड़ी तो आपके ये आपका कुचालक होता है। तो इसमें क्या होगा, कुचालक होने के कारण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहीं आपके अगर इसमें डाल देते आप कुछ लोहा तो उसमें कुछ ठंडा हो जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी जो है आपको कुचालक वस्तु है। आगे क्वेश्चन है आपका कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल को गर्म करने पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म लोहे की छड़ को डालने पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है, 20 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ पे ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब चौथा चैप्टर है गति और समय। गति और समय को चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया था कि आवर्त गति क्या होता है। तो एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना जो है वह आवर्त गति कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं अगर जैसे ये देखिए ये आपका एक चीज़ यहाँ पर लटकाया हुआ है, ये आपका स्थिर है। अब इसको मान लीजिए इधर मार के इधर यहाँ पर कुछ लटका दिए हैं, तो इधर से हम घुमा दिए इसको, तो फिर एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो यही चीज़ आपको यानी ऐसे 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 ये आपको इसका काम ही है ऐसे ऐसे घूमता रहना, यानी एक निश्चित अंतराल में वो अपनी पूर्व गति को दोहरा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त गति। और आवर्त काल क्या होता है, तो लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा जो समय होता है उसको हम लोग आवर्त काल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में क्या होता है, तो एक लोलक पूरा क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये स्थिर है, अगर इसको हम घुमा दिए तो आपको ऐसे गया,
फिर ये आपको ऐसे आया और फिर ऐसे आया, तो ये आपका हो गया एक दोलन। यानी आपको देखिए ऐसे, फिर आपको ये पूरा जाएगा इधर और पूरी बीच में आएगा, यानी आपको यहाँ लटका हुआ था, तो ये आपको हो गया क्या, तो एक दोलन हो गया। और इसी एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है वही आपको होता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल समझ लीजिए। तो आपको अगर हम बात करें आगे कि लोलक में आवर्त जो गति होता है, वह आवर्त गति का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो समय को मापने में करते हैं, क्योंकि ये बार बार नापता है और बराबर मापता है। और यहाँ पे समय का मात्रक दिया हुआ था, तो समय का मात्रक सबको मालूम होगा, आपको सेकेंड होता है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चाल बोलते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये आपके बुक में दिया गया था। और इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम किलोमीटर में माप रहे हैं तो किलोमीटर आवर हो जाएगा, मीटर में माप रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपको मात्रक देख लिए। उसी बाद आपको दिया था औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। और आपके यहाँ पे जो चाल का जो है मात्रक, वहीं इसका भी मात्रक होता है। आपके बुक में दिया गया था स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर जो होता है वो गाड़ी का, देखिएगा बाइक में लगा रहता है आपको ऐसे, और इसमें एक तरफ यहाँ पे खंड बना रहता है जिसमें आपको इसमें लिखा रहता है कुछ कितना किलोमीटर चला। तो ये आपका हो गया ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है वो दूरी मापता है, देखिएगा धीरे धीरे 8, 9, 7 इसमें जो है बढ़ते घटते रहता है। तो ये आपका क्या, आपको ऑडोमीटर हो गया। जबकि यहाँ पे ऐसे सुई जो लगा रहता है ऐसे, देखिएगा जब एक्सीलरेटर बैठिएगा तो ये वाँक से ऐसे जाएगा, तो ये आपको स्पीड मापता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। और ऑडोमीटर कहाँ होता है, तो गाड़ी में जो ऐसे लिखा रहता है इसमें आपको, ये आपको क्या होता है, ऑडोमीटर होता है। आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय का मतलब क्या हुआ, यानी सीधा जा रहा है, तो आपको सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति जो होती है वह आपको क्या होती है, सरल रेखीय गति होती है। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति होता है। तो वर्तुल गति यानी वृत्तीय गति अगर हम बात करें तो यह होता है सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति होता है उसको हम लोग वृत्तुल गति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। चाल का मात्रक पूछा है तो बताए हैं चाल का मात्रक क्या होता है। तो अगर किलोमीटर में पूछता है तो किलोमीटर यहाँ पे आवर होता है, मीटर में तो मीटर पर सेकेंड होता है, और मीटर है तो मीटर पर सेकेंड, तो यानी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है आपके 4 नंबर कि 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 45 मिनट में चलती है, तो आपको इसमें दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है, तो इसको निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, तो 45 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में दिया गया है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए इसको कवर करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके बुक में दिया गया था फार्मूला भी, तो फार्मूला को भी याद रखिएगा। जैसे नीला थोथा का क्या होता है, तो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो आपको ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है तो निर्देश दे रहा है कि एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए एक और दिया था गंधक अम्ल। तो गंधक अम्ल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो आपको ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो गया। खाने वाला सोडा पूछा था, तो खाने वाला सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। तो ये आपका हो गया खाने वाला सोडा, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर सीधे पूछे कि सोडियम कार्बोनेट तो NaCO3, और बाई पूछे तो यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पे H याद रखिएगा। नींबू का रस में अगर यहाँ पे कौन सा अम्ल होता है, तो ये भी पूछा था। तो नींबू का जो रस होता है उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये पॉइंट दिया गया था आपके बुक में। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज दिया था, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जो हुआ था वह 1630 में किसने किया था, तो जॉन हेलमोंट ने किया था। और इसका परीक्षण कैसे किया था, तो यहाँ पे ये जो आपके जॉन हेलमोंट थे, ये एक आपका बंद जार ले लिए और उसमें चारकोल जला कर देखे, और चारकोल जब जल गया तो उसमें जो धुआं निकला था वो कार्बन डाइऑक्साइड था, और जो चारकोल जला था वो आपको जलकर राख के रूप में बच गया था। तो इनका कहना था कि जितना आपको गैस निकल गया है वो आपको इसके ये जो चारकोल है उसको छोड़कर चला गया है, और वहीं आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको इन्होंने ऐसे ही प्रयोग किया था, चारकोल को जलाकर किसने किया था, तो आपको जॉन हेलमोंट ने किसका खोज किया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1630 ईस्वी में। इसी में आपको दिया गया था कि 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों का जो यहाँ पे विस्तृत अध्ययन किया था। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो जोसेफ ब्लैक ने किया था। यहाँ पे इनका योगदान क्या रहा, यानी जब विस्तृत अध्ययन किया तो कुछ तो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या बताया। यहाँ पे इनका योगदान यह है कि इन्होंने कैसे क्या किया, तो चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, और प्रवाहित करने पे इन्होंने यह पाया कि चूने जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब गुजारते हैं तो विलयन का जो रंग होता है वह आपको दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दूधिया हो जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनाइड से गुजारे थे, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट से।
अगर हम बात करेंगे अगला कि अगला इन्होंने बताया था इसी का अध्ययन के बाद इनका यहाँ पे कहना था कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये इन्हीं का कहना था। इनका कहना था कि श्वसन जब हम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये इन्होंने ही बताया था। और सूक्ष्म जीव द्वारा जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये आपको जोसेफ ब्लैक के द्वारा बताया गया था। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज के बारे में। ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? तो वो किए थे आपके जोसेफ प्रिस्टले ने। प्रिस्टले की बात करें तो इन्होंने कैसे प्रयोग किया था? तो इन्होंने जलती मोमबत्ती को जार से ढक दिया था और एक मोमबत्ती को जलाकर देखा था। तो जैसे ही जार को ढका था वो आपका मोमबत्ती जो है क्या हुआ था? तो आपको ख़त्म हो गया था, यानी आपको जलना बंद हो गया था क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो ये आपको यह प्रयोग बता दिया कि हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहीं पे आग लगेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा। तो ये आपको किसने बताया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था और इसी ने ऑक्सीजन की खोज की थी। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ का जलना यहाँ पे संभव है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मनुष्य के मुंह में हम ऐसे सांस छोड़ते हैं या फूंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर समझ लीजिए कि अगर हम लोग पेड़ पौधा जैसे होते कि हम लोग फूंके तो ऑक्सीजन निकले, तो आप जहाँ पे फूंकते तो आपको इतना ऑक्सीजन निकलता कि आपका आग और तेज़ हो जाता। तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब अवक्षेप के बारे में। अवक्षेप क्या होता है? तो जब 2 बिलियन मिलते हैं और अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। याद रखिएगा, 2 बिलियन मिलेगा और एक ठोस पदार्थ बनेगा तो वह अवक्षेप होगा और यह प्रक्रिया जो होती है अवक्षेपण कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे। अगला आपका यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ जो है एक से या आपको अधिक मिलने से वो बन जाता है। जैसे आपको वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वहीं आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जितने भी आपको संसार में नए पदार्थ बने हैं वह रासायनिक परिवर्तन का ही देन है। जैसे अगर हम बात करें औषधि का बनना, तो औषधि जब बनता है तो किसी चीज़ से बनता है और उसमें आपको रासायनिक परिवर्तन होकर बनता है। तो आपको याद रखिएगा औषधि का बनना, जैसे प्लास्टिक का बनना, लकड़ी का जलना और पटाखे की विस्फोट जो होती है वह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक और चीज़ याद रखिए कि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद इसमें अगर मान लीजिए कोई वस्तु दूसरे चीज़ में नए पदार्थ में बन रहा है तो जो नया पदार्थ बना है वह पुनः अपने पुराने स्थिति में नहीं आ सकता है। वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये भी आप याद रखिए। जैसे हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद कोई चीज़, मान लीजिए कोई परिवर्तन हो रहा है तो पुनः अपने स्थिति में आने का गुण रखता हो। जैसे मान लीजिए जल है, जल को जब आप बर्फ़ बनाइएगा तो जल तब बर्फ़ बन गया तो फिर आप बर्फ़ को जल में वापस ला सकते हैं। तो ये आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे। लोहे में जंग लगने के लिए जो है ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक होता है। देख लीजिएगा, आप बाहर थोड़ा छोड़ दीजिएगा अगर जल में तो जल्दी जंग लग जाता है क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ मिल रहा है, घुली हुई ऑक्सीजन और आपके जल। इसलिए जो है पानी से बचा के रहता है, नमी से बचा के रखा जाता है। लोहे में जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील में देखिए जंग नहीं लगता है। तो जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज ये सब मिलकर जो है आपके स्टेनलेस स्टील जो होता है, बर्तन होता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील देख लिए। अब हम बात करेंगे आगे। अगर देखिए समुद्र जो तट पे देखिएगा, समुद्र तट पे बोला जाता है कि समुद्र तट के किनारे लोहा को नहीं रखा जा सकता है ज़्यादा देर तक, क्योंकि समुद्र के किनारे जो होती है आपको लवण युक्त जल पाया जाता है और वहाँ पे जल्दी से उसमें कार्बन आपको उसमें पकड़ लेता है कार्बन और जल्दी जंग लगने के कारण ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि समुद्र तट पे जो है लोहे पे जल्दी जंग लग जाता है। आगे हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। आपके बुक में दिया गया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है और उसको गर्म किया तो ऑक्सीजन मिला। तो यहाँ पे ये समीकरण याद रखना है कि इसको गर्म करने से क्या बनता है और पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है। तो KMnO4 यहाँ पे याद रखिएगा कि MnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग इसके अभ्यास को। आपका अभ्यास है पहला क्वेश्चन कि गैस सुलगती हुई दिया सलाई जलने में मदद करती है। तो दिया सलाई जलने में कौन आपको मदद करता है? गैस। तो आपको ऑक्सीजन करता है, तो आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है? तो आपको रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा यानी केमिकल। उसके बाद देखिए खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने वाला सोडा में देखिए जब खाते हैं तो बाई निकलता है, यानी आपको हिचकी आता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आगे देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह
खाली स्थान बनने के बाद जो है दूधिया बन जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 यहाँ पे बनता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताना है यहाँ पे कि कौन सा परिवर्तन जो है भौतिक है और कौन सा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए, चौक को चौक के चूर्ण में बदल देना। जब मान लीजिए कोई चौक है तो उसको हम लोग पूरा मेहिया करके बदल दिए चौक में, तो क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसको हम वापस बना सकते हैं चौक, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोम का पिघलना क्या है, तो ये भी आपका क्या है, तो आपका ये भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका ये भौतिक हो जाएगा। देखिए, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन जब पच जाता है तो नया पदार्थ मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और जो भोजन पच गया है फिर आप आपस भोजन में नहीं आता है, तो आपको ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार देखिए, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें ऊष्मा जो है ऊष्मा बनता है और आपको ऑक्सीजन निकलता है, तो आपके प्रकाश संश्लेषण हो गया, नया पदार्थ बन गया। उसके बाद देखिए, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका आपका पतली द्रव यानी फाइल बनाना, तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ये जो आपका नया फाइल बना है इसको हम लोग पुनः एल्युमिनियम में ला सकते हैं, इसलिए आपको ये क्या हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए, जल में शक्कर को घोलना, तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि जल में घुल गया है तो फिर आपस में हम लोग शक्कर को बना सकते हैं। क्या करेंगे, उसको पानी को गर्म करेंगे और वाष्प जब उड़ जाएगा तो वहाँ पे उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, तो आपको ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयला जब जल जाएगा तो राख बन जाएगा, नया पदार्थ बन गया, ऊष्मा भी उत्पन्न हो गया, और जो कोयला जल गया है तो राख से फिर कोयला आ नहीं सकता है, तो ये आपको ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रवाकरण के द्वारा शुद्ध पदार्थ करना, ये आपको क्या है, तो ये आपको फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिक परिवर्तन है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। अध्याय जो 6 है इसमें पौधों का पोषण चैप्टर है, तो चलिए इसको देखते हैं। पौधे अपना जो भोजन होती है, यहाँ पर भजन नहीं भोजन होगा, तो पौधे जो भोजन बनाती है वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाती है। और ये कैसे बनाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा यहाँ पे गैस जरूरी पड़ता है, क्या क्या आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये आपका दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपके एग्जाम में ये सीधा समीकरण पूछ सकता है, एक खाली स्थान देकर बताइए इसमें यहाँ पे क्या आएगा। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर आपके जल यानी H2O, दोनों जो है सूर्य के प्रकाश में यानी दिन में, और आपके क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है, जो पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, और इसका फार्मूला याद रखिएगा C6H12O6, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके इसमें ऑक्सीजन भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके फैक्ट की तरफ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आपको यही चीज़ आवश्यक है, देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके बाद क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसमें आपके ऑप्शन में देता है, एक जोड़ देता है मिट्टी, तो मिट्टी जरूरी नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो यहाँ पे आपको मिट्टी दे दे तो आपको मिट्टी काट दीजिएगा। आपके ऑप्शन में हमेशा मिट्टी मिलता है, ये भी देख लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। तो अभी हम देखें यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो इसके उत्पाद के रूप में हम लोग को ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है। तो ये आपका जो उत्पाद होता है इसका कार्य क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वह कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है वह पौधे कोशिका के रूप में तुरंत उसी समय कर लेता है। अगर वह उस समय नहीं कर रहा है तो वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वह अघुलनशील मंड यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह वसा और प्रोटीन के रूप में संश्लेषित हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो पौधे आपको प्रकाश संश्लेषण के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो ग्लूकोज बनाती है, वो कहाँ पे जाता है, तो उस समय कुछ पौधे अपने कोशिका के लिए प्रयोग कर लेते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो वह अघुलनशील यानी स्टार्च के रूप में संग्रहित जमा हो जाता है, और कुछ आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह प्रोटीन और वसा के रूप में भी प्रोटीन के और वसा के रूप में संश्लेषित हो जाते हैं। तो ये आपको उत्पाद में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका कार्य होगा। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वह पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में फिर चला जाता है, जहाँ से जो मनुष्य लोग, जहाँ जैसे हम लोग हैं, तो उस पत्तियों के जो निकलता है ऑक्सीजन उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। और मनुष्य अपना भोजन जो है वह पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे के उत्पाद को ही मनुष्य खाता है, तो वह उस पर क्या होगा, आपका निर्भर हो गया। जैसे पेड़ पौधे हैं तो आपके खुद पर डिपेंड है, पेड़ पौधे जो है अपने आप से खाना बना के खाते हैं, जैसे वो अपना खुद का उत्पाद हो गया। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग दूसरे पे निर्भर है, तो हम लोग परपोषी हो गए। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है
कि पौधे का जो हरा रंग होता है वह भाग वो आपके उपस्थित पौधे में जो हरे वर्णक होता है उसके कारण होता है और उसका नाम है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे का जो रंग होता है वह आपके उसके वर्णक जो क्लोरोफिल है उसके कारण हरा रहता है। और सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो क्लोरोफिल की सहायता से ही आपको जो पत्ती होती है उसको अपना संग्रह के रूप में जमा करती है, तो ये भी याद रखिएगा। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया था। आपको पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा धातु मिलता है, तो आपको याद रखिएगा वह मैग्नीशियम मिलता है। अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल प्रकाश के बैंगनी और लाल और नीला, याद रखिएगा क्लोरोफिल जो होता है बैंगनी, लाल और नीले रंग में आपको प्रकाश जो है वो ग्रहण करता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश में कौन कौन से गैस को ग्रहण करता है, तो आपको लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश और नीला, ये तीनों को करता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर हम बात करें इस तीनों कलर में, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है तो वह लाल रंग में होता है और सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होता है और सबसे कम कहाँ पे, तो बैंगनी रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दोनों प्रकार की इसमें उसमें कहलाती है, आपको प्रक्रिया कहलाती है, तो याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा देखते हैं हम लोग जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ग्रहण कर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसी के माध्यम से जो है यहाँ पे हम लोग का जो पृथ्वी पर है आपका जो जितने भी गैस है वो संतुलन बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण के कारण ही। यहाँ पे हम लोग आपके बुक में दिया गया था स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे पेड़ पौधे हैं तो आपको स्वपोषी हो गए, और जो भोजन अपने खुद पर निर्भर नहीं हो दूसरे से बनाता हो वह आपके परपोषी कहलाता है, जैसे मनुष्य हो गया। तो मनुष्य क्या है, आपके परपोषी है। आगे हम बात करेंगे, अगला इसमें पॉइंट दिया गया था कि अमर बेल के वृक्ष में जो है पत्ती नहीं होती है और न ही उसमें क्लोरोफिल होती है, फिर भी वो आपका जब भोजन बनाता है तो कैसे बना सकता है, तो आपको क्लोरोफिल नहीं है तो वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो याद रखिएगा जो अमर बेल है वो आपको परपोषी है, क्योंकि वह दूसरे पर निर्भर रह रहा है खाना बनाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अमर बेल का जो भोजन होता है, जिस पौधे, मान लीजिए ये पेड़ है और इस पर ये लतरा रहता है, तो जिस पेड़ पर लतरा रहता है वह उसी से आपको भोजन प्राप्त करता है, यानी उसी पर डिपेंड रहता है। कौन, तो अमर बेल का पत्ता। तो अमर बेल देख ली। अब हम बात करेंगे कैक्टस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम लोग नागफनी बोलते हैं। तो कैक्टस में अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो इसके तने के माध्यम से होता है, क्योंकि इसकी जो कांटे होती है वो आप एक प्रकार की पत्तियाँ है। यहाँ पे जो कांट है वह पत्ती होता है। पत्ती जो होता है वो आपको रेगिस्तान में जो है जल नहीं मिलने के कारण वो सिकुड़ कर कांट का रूप ले लेती है नागफनी में। तो यहाँ पे इसमें याद रखिएगा आपको नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तों में नहीं उसके तनों से होती है। आगे हम देखेंगे कुछ पौधों में देखिए पत्तियां जो होती है वो हरी ना होकर लाल होती है, बैंगनी होती है, भूरे रंग की होती है। तो उसमें भी जो अगर हम बात करें तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि दूसरे रंग के होने के कारण जो है वहाँ पे हरा रंग थोड़ा छिप जाता है और क्लोरोफिल वहाँ पे कम दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी आपको प्रकाश संश्लेषण होगा, याद रखिएगा। देखिए कोई जो पत्ता होता है, खास करके फूल में देखिएगा किसी किसी का पत्ता यहाँ पे लाल होता है, बैंगनी होता है या भूरा रंग का होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि हाँ आपको हरा पत्ता नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, भोजन नहीं बनाएगा। वह आपको प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, भोजन भी बनाता है, लेकिन थोड़ा छिपा हुआ रहता है क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कलर आ जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे और एक और पॉइंट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट कि केवल पीले पत्ता जो होता है धापा वाला उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो याद रखिएगा केवल पीला पत्ता वाला में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन का प्रयोग सीधा तौर पे नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है विषैला होता है, इसको डायरेक्ट जो है पेड़ पौधा नहीं लेता है। उसको लेने के लिए क्या करता है, तो आपको जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, तो मिट्टी के अनुकूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बदल देते हैं और फिर जो पौधे होते हैं उस नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए देखिए खेत में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को बहुत सारा कंपोजिशन में मिलाकर फिर खेत में उर्वरक के रूप में खाद डाला जाता है। तो ये आपको याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी को ही बोला जाता है पीचर प्लांट, यानी आपको कीटभक्षी पौधा। तो ये घटपर्णी यहाँ पे देखिए आपका पौधा है। इस पौधा को देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो ऐसा बनाया गया ऐसा ये क्या है, आपको एक जाल है पकड़ने वाला कीड़ा को, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। यानी यह कीटभक्षी पौधा होता है या जंतुओं का भक्षण करता है। इसमें एक घड़े जैसी रचना पाई जाती है जिसमें पाचक रस होता है और जिसमें कीटों का पकड़कर या पचा देता है। तो यहाँ पे देखिए इसी में इसका पाचक रस होता है, कीट को पकड़ लेता है और इसी को पचाकर अपना भोजन बना लेता है, इसीलिए इसको कीटभक्षी पौधा घटपर्णी या पीचर प्लांट बोलते हैं। अन्य आपको बात करें कीटभक्षी पौधा का, देखिए एक तो आपका हो गया घटपर्णी,
दूसरा हो गया देखिए विंड सप्लाई, और तीसरा हो गया ट्रेप, और चौथा हो गया आपको सैंड्रीव। तो ये चारों आपको याद रखिएगा, ये सभी के सभी पिचर प्लांट है यानी घटपर्णी पौधा है। अब हम बात करेंगे आपके मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी की अगर बात करें तो मृत मतलब होता हुआ है मरे हुए, और आपको जीवी मतलब जीव, यानी वैसे जीव जो मरे हुए सड़े हुए गुले पर आपको निर्भर रहते हैं, जैसे उनको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे वह जीव जो मरे हुए सड़े हुए और गले हुए जीवों से ही अपना भोजन बनाते हैं वह कहलाते हैं मृतोपजीवी, और उन्हें मृतिपजीवी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें देखिए मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, गोबर छत्ता हो गया, ये सब आपके कवक होते हैं, यानी कवक में ही आते हैं मशरूम, कुकुरमुत्ता और गोबर छत्ता। ये सब आपके मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें देखिएगा गोबर छत्ता का गांव में देखिएगा जहाँ पे सड़े हुए गले हुए चीज़ रहते हैं, जैसे देखिएगा गोबर जहाँ फेंकाता है वहीं पे ये जम जाते हैं, तो ये आपको मृतोपजीवी हो गई, क्योंकि सड़े हुए गले हुए चीज़ों को ही अपना भोजन बनाते हैं और ये खुद विकसित होते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। और कवक जो है नम और उष्ण वाले स्थानों पे जहाँ पे देखिएगा गर्मी और ठंडी हो वहीं पे ये पनपते हैं। और कवक के कारण अगर हम बात करें तो अचार, कपड़ा, चमड़े की जो वस्तु होती है वह खराब हो जाती है। देखिएगा कोई वस्तु अचार को देखिएगा थोड़ा दिन खुले छोड़ दीजिएगा कहीं रख के तो उस पर कवक जम जाते हैं, तो इसीलिए वह खराब हो जाता है। और कवक जनित कुछ बीमारी आपके बुक में दिया गया था, जैसे अगर हम बात करें देखिए कवक से खुजली होता है, दिनाय होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सीहुली होता है, आलू का जो झुलसा रोग होता है, धान की पत्ती में जो चित्तार रोग होता है, ये सब चीज़ जो होता है वह धान के वजह से आपको कवक के वजह से होता है, और ये आपके बुक में दिया गया था। कवक का उपयोग की अगर हम बात करें जो लाभदायक होता है, जैसे आपके औषधि बनाने में, डेयरी उत्पादन में, या जलेबी बनाते हैं तो उसमें आपको कवक का उपयोग होता है। और मशरूम की बात करें तो मशरूम को जो है आप जानते होंगे सब्जी बनता है, और मशरूम खाने के काम में आता है। अब एक टॉपिक दिया गया था यहाँ पे आपके सहजीवी। तो देखिए सहजीवी पैदा क्या होता है, यानी साथ जीने वाला। जैसे आप रूम पार्टनर होंगे तो साथ जी रहे होंगे, वैसे आपका सहजीवी है। जैसे देखिए जब दो पौधे या जीवधारी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सहजीवी। और ऐसे जीवन जीने वाले को हम लोग बोलते हैं संबंध। कौन? तो आपको संबंध सहजीवी यानी सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें देखिए लाइकेन में ही आते हैं कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल की अगर हम बात करें तो देखिए कवक में अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये स्वपोषी नहीं है, यानी अपने आप से भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी ये सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। वही हम बात करें आपको शैवाल का, देखिएगा शैवाल जो होता है देखिएगा नदी के किनारे या काई के रूप में जो जमा होता है कल पे, वहीं आपके होते हैं शैवाल, और वो हरा होता है इसलिए इसमें क्लोरोफिल होता है, और यह आपका स्वपोषी होता है, यानी आपके भोजन खुद से बना लेता है। तो ये आपका दोनों की अगर हम बात करें जैसे कवक और शैवाल की, तो ये दोनों जो आपको क्या है, तो आपको सहबंधी जीवन है, यानी आपको सहजीवी संबंध है। कैसे सहबंधी है? देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफिल था इसमें नहीं था कवक में, तो कवक जो है देखिए शैवाल से यहाँ पे भोजन प्राप्त कर लेता है। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर हम शैवाल की, तो देखिए शैवाल जो होता है वह कवक से जल, पोषक तत्व और वास स्थान जो है प्राप्त कर लेता है। यानी आपको समझ लीजिए कि कवक के पास जो चीज़ नहीं है वह ले लेता है शैवाल से, और शैवाल के पास जो चीज़ नहीं है वह लेता है कवक से, यानी अदला बदली करके अपने दोनों जो है साथ में जीता है, इसीलिए इसको सहजीवी संबंध बोल जाते हैं। जैसे अपने रूम पार्टनर को ले लीजिए, देखिएगा अगर उसके पास जो चीज़ नहीं है आप उसको दे दे रहे हैं, आपके पास जो नहीं है वह कुछ दे दे रहा है, तो आपको क्या हो गया, वह आपके हो गए कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल वाली दोस्ती आप दोनों की हो गई। तो समझ लीजिए आप दोनों सहजीवी संबंध हो गए। आगे हम चलेंगे। अब अगला आपका है देखिए राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो दलदलीय पौधे के जड़ों में पैदा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा ये आपको दलदली वाली यानी दलहनी, यहाँ पर दलदली नहीं, आपको दलहनी पौधे की जड़ों में पाता है राइजोबियम, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे को अनुकूल बनाते हैं और बदलों में पौधे जो है इन्हें आवास और पोषण प्रदान करते हैं। किसमें? तो आपको राइजोबियम नामक यहाँ पे जो जीवाणु होता है उसको। तो यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं, आपके बुक में दिया गया था एक जगदीश चंद्र बसु के बारे में। जगदीश चंद्र जो बसु थे, आपको इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था, और क्रेस्को जो ग्राफ होता है वह पौधे की वृद्धि को मापता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे की वृद्धि को कौन मापता है? तो क्रेस्कोग्राफ मापता है। और इनके द्वारा एक और आविष्कार किया गया था, वह था वायरलेस संचार का। तो याद रखिएगा वायरलेस संचार किसने किया था? तो आपको जगदीश चंद्र बसु ने, और क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार इन्होंने किया था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अगला यहाँ पे है कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं बनाते हैं तो क्या हो गए? वह आपके स्वपोषी हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा।
अमर बेल उदाहरण है। बताए हैं कि जो अमर बेल होता है वह आपको जिस पेड़ पर लपटा रहता है उसी से वह भोजन प्राप्त करता है, यानी वो आपका एक विषम पोषी हो गया, तो वह 2 नंबर हो जाएगा। पौधों का रसोई घर क्या है? तो पौधा जो है आपका रसोई घर क्या है, जहाँ से वो भोजन बनाता है, तो वह आपके है जड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पौधों का रसोई घर जड़ नहीं, यहाँ पे पत्ती हुआ, क्योंकि पत्ती के द्वारा ही जो भोजन है वह आपको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है वह पौधा बनाता है। तो यहाँ पे जड़ नहीं, आपको पत्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी यहाँ पौधा कौन है? तो घटपर्णी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें ट्रैप था, उसके बाद स्क्वाड्रन था, एक और था आपको स्काई फ्लाई। तो यहाँ पे ये जो आपके 4 थे कीटभक्षी पौधा का नाम याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए सही गलत यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो आपको ये सही है, सौर ऊर्जा ही आकर आपको बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने की मदद करता है, तो आपको जड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद नहीं करता है। कौन करता है? तो पत्ती करता है। तो ये गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, तो आपको सही है। देखें आपको कि आपको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद थे। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो आपको ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और ये यहाँ पे आप देख लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे हम चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखिए, तो अभी हम बताए हैं आपको, देखिए नाइट्रोजन एक आपका राइजोबियम नामक जीवाणु पे था, तो आपको ये जीवाणु हो जाएगा। रंध्र की बात करें तो रंध्र यानी रंध्र को ही बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहाँ होता है? तो आपको ये पत्तियों में होता है, तो ये आपको पत्ती में हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में ही आके आपको कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे गैस जो है आदान प्रदान होता है। उसके बाद मशरूम की बात करें तो अभी देखें हैं जो मशरूम जो होता है क्या था? तो मशरूम आपके मृत्युपजीवी थे। जंतु की बात करें तो जंतु है आपको ये विषम पोषी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ये आपको विषम पोषी हो गए, तो आपको मिलान हो गया। अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान है कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग कौन होता है? तो आपको पर्णहरित होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी क्लोरोफिल होता है। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पे पौधे पे क्या है? निर्भर है, यानी आपको दूसरे पर डिपेंड है, तो आपको ये विषम पोषी हो गया। ऐसा संबंध जिससे 2 जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हो, तो अभी बताएं सहजीवी संबंध हो जाएगा, तो आपको ये भी देख लिए। आगे हम चलेंगे। अब अगले चैप्टर है 7वां चैप्टर। 7वां है हवा आंधी तूफान। तो चलिए इसको देखते हैं। हवा आंधी तूफान में अगर हम बात करें तो वायु जो होता है हमारे चारों ओर विद्यमान है, आपको तभी तो वायुमंडल है। और हवा किसको कहते हैं? तो गतिशील वायु को हम लोग हवा बोलते हैं। मान लीजिए कोई गति में चल रहा है वायु, तो उसको हम लोग हवा बोलेंगे। और वायु जो होती है वह दाब डालती है। वायु दाब कैसे डालती है? जैसे यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि दो आपका गर्म पानी रख दिया है बोतल में, और आपके उबलता हुआ पानी और ये ठंडा हुआ पानी में रख दिया है। तो यहाँ पे दाब का जो अंतर होता है उसके वजह से यहाँ पे बोतल चिपक गया है। क्योंकि अगर हम बात करें ये वाला बोतल में, ठंडा वाला में, तो ये आपका मुंह ढक्कन बंद है, तो यहाँ पे जो गर्म पानी है इसमें वाष्प निकलेगा और इसके बोतल के किनारे किनारे बैठ जाएगा। जब ये फिर यही जल संघनित होगा, तो संघनित होने के बाद क्या होगा? या फिर पानी का रूप लेगा और यहाँ पे वाष्प की कमी होगी, और अब बाहर जो वाष्प होगा वह ज़्यादा होगा, इसलिए बोतल जो यहाँ पे पिचक जाता है, इसलिए जो है वायु में भी दाब होती है। तो ये आपको कुछ प्रयोग दिया गया था आपके बुक में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आपके बुक के माध्यम से। और वायु के भारे के कारण, जैसे इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, वायु दाब क्या होता है? तो वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दाब पड़ती है उसे हम लोग वायु दाब बोलते हैं। वायु दाब के कुछ देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए वायु दाब के कारण ही पेड़ की पत्तियों का जो है हिलना संभव हो पाता है। उसके बाद देखिए नली के द्वारा जब हम लोग ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे वायु दाब काम करती है। कागज़ का उड़ना भी वायु दाब का कारण है। और गर्म पानी को बोतल में रख के देखिए, जब रखते हैं तो आपको वह चिपक जाता है। आगे हम देखेंगे वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। इसके लिए आपको बुक में देखिए प्रयोग किया गया था। प्रयोग कैसे किया गया था? जैसे देखिए ये आपका बोतल ले लिया गया है, जैसे देखिए, और सभी आपके एक में ठंडा पानी रख दिया गया है और एक आपका गर्म पानी है और एक आपका इसमें जो नॉर्मल पानी है। तो नॉर्मल जो पानी है ये वाला है, इसमें देखिए आपका जो बैलून लगाया है यहाँ पे आपको वैसा ही रह गया है। उसमें देखिए ये आपको अगला जो है यहाँ पे देखिए गर्म पानी है, तो यहाँ पे देखिए पानी जो गर्म हुआ है तो इसमें जो वाष्प निकल रहा है, जो बैलून है, देखिए बैलून इसमें फूलने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको ये फूल रहा है, यानी गर्म होने पर जो क्या होगा, वायु यहाँ पे फैल रही है। और ये आपका जो ठंडा वाटर है, ठंडा वाटर में देखिए जो बैलून लगाया गया है वो बैलून आपको नीचे आ रहा है, यानी इसको खींच रहा है, यानी इसमें सिकुड़ने की आपको गुण है। तो यहाँ पे याद रखिएगा वायु जो है गर्म होने में फैलती है
और ठंडा होने पे सिकुड़ती है। वायु गर्म होने के कारण ही आपको ऊपर उठती है और उसे स्थान को वायु दब जो है वहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण जो है अन्य स्थानों से वहाँ पे ठंडी हवा आने लगती है, जैसे आप देखते हैं गर्मी के दिनों में। अब हम बात करेंगे हवा का वेग। देखिए हवा का जब वेग बढ़ता है तो वायु दाब जो है आपको घटने लगता है। देखिएगा आपको जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे देखिए ये आपका एक पट्टी लिया गया है कागज़ का और यहाँ पे देखिए वायु यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वायु दाब के बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे आपको हवा का वेग बढ़ने से वायु दाब यहाँ पे घट जाता है, क्योंकि नीचे वाला दाब यहाँ पे कम होता है और ये ऊपर उठने लगता है। तो ये आपको हवा का वेग बढ़ने से याद रखिए कि वायु का जो दाब होता है वह घटता है और इसी कारण से देखिएगा वायुयान का उड़ना संभव होता है और तेज़ हवा का जो झोंका आता है तो उसी में छप्पर आपको उड़ने लगता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा, वायु का वेग बढ़ने से जो वायु का दाब है वह घटता है। उसके बाद आंधी किसको कहते हैं, तो काफ़ी तेज़ चलने वाली जो हवा होती है उसको वो आंधी बोलते हैं। चक्रवात के बारे में इसमें पढ़ा, चक्रवात क्या है, तो गर्म हवा ऊपर उठने के साथ वायु दाब वहाँ पे कम हो जाता है और जिसके कारण वहाँ पे खाली जगह बन जाता है जहाँ पे प्रबल हवा आने लगती है और प्रबल हवा आने से पुनः वहाँ पे वायु दाब हो जाता है और अधिक वायु तेज चलने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि चक्रवात जो है उत्पन्न होने लगता है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है और वहीं आपको एक बड़े चक्रवात का रूप ले लेता है, तो वहीं चक्रवात होता है। चक्रवात जब स्थल की ओर बहती है तो वहाँ पर तटीय क्षेत्रों में आंधी और तूफान जो है साथ में बारिश भी लाती है, जैसे आप देखते होंगे आपका जितने भी समुद्र किनारे इलाके हैं। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है और पूर्व एशिया में हम लोग टाइफून बोलते हैं। तो याद रखिएगा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जानते हैं किसको, तो आपको चक्रवात को। आगे हम लोग देखेंगे अब इसके अभ्यास को। देखिए अभ्यास दिया गया है कि इसमें यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कि पवन दिशा का सूचक उपयोग किया जाता है। तो पवन दिशा का सूचक क्यों उपयोग किया जाता है, तो पवन की दिशा जानने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि आंधी आने पे क्या होता है, तो आंधी आने पे क्या होगा, आपको बाहर घूमना चाहिए तो नहीं घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे गलत, छत पर बैठना चाहिए नहीं, तो किसी घर के अंदर छुपना चाहिए, तो ये आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पवन वेग मापी मापता है, तो पवन वेग क्या मापेगा, तो आपको पवन वेग मापेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8वां चैप्टर है जलवायु और अनुकूलन। तो यहाँ पे यानी जलवायु के अनुसार यहाँ पे कैसे आप अनुकूल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं जलवायु को देखते हैं। जलवायु क्या है, तो देखिए किसी इलाके में किसी एक तरह का मौसम जो है अगर लंबे समय तक बना रहा है तो वह आपका मौसम जो है वहाँ का जलवायु कहलाता है। जैसे देखिएगा ठंडी के इलाके में जहाँ जिस क्षेत्र में ठंडी पड़ता है तो वहाँ का जलवायु ठंडा हो जाता है, तो वहीं आपका जलवायु होता है। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी आपको भारत के जलवायु में गर्मी और आपको नम ये दोनों है, तो उष्णकटिबंधीय है माना जाता है भारत की जलवायु, तो याद रखिएगा। और भारत में 4 आपको ऋतु दी गई है बुक में। बुक के अनुसार अगर यहाँ पे दिया गया था कि शीत ऋतु जो होता है जनवरी फरवरी में होता है, ग्रीष्म जो आता है वो आपको मार्च मई में आता है, वर्षा ऋतु जो आता है जनवरी सितंबर में आता है और ये दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होता है वर्षा ऋतु। उसके बाद यहाँ पे देखिए मौसम पश्चात एक लिखा था, यानी आपको जो मौसमी आता है मानसून यहाँ मौसम नहीं मानसून होगा, मानसून पश्चात जो ऋतु आता है वो आपको अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आता है। तो ये आपको 4 ऋतु दिया गया था, ये आपको बुक में दिया गया था। अब हम बात करते हैं आगे भारत की जलवायु के बारे में। देखिए भारत की जलवायु, चलिए इसको हम अच्छे से एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि यहाँ से यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत की जलवायु की बात करें तो भारत में जो है 2 प्रकार के मानसून होते हैं। अगर मानसून की बात करें तो कौन कौन मानसून, एक होता है आपको उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है आपको शीत मानसून यानी ये ठंडे के दिनों में आता है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो आपको मार्च और सितंबर के बीच में आता है। तो अभी अगर हम देखिए चल रहा है जून जुलाई, तो अभी आपके दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपको आया है अभी हाल ही में, तो और बहुत बारिश हो रहा है आपको पटना में। ऐसा माना जाता है कि जो बिहार में आपका जो मानसून आता है वो आपको 15 जून को आता है, लेकिन इस बार लेट हो गया। देखे हैं अगर हम लोग EVS का बुक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप दिया गया था आपके बुक में कि जो मानसून आता है अब बिहार में वो आपके जून के तीसरे सप्ताह में आता है। तो ये आपको ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तीसरे सप्ताह में आता है जून में। तो अभी खूब बहुत बारिश हो रहा है आपको, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही हो रहा है जो आपको मार्च से सितंबर के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी दिशा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसको दिशा कैसे निर्धारण करते हैं। देखिए ये आपका भारत हो गया, आपको ऊपर यहाँ पे क्या हो गया नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, इधर ईस्ट और आपको इधर वेस्ट हो गया।
अब यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम मौसम जो होता है ये आपके दक्षिण पश्चिम मौसम है। यहाँ पे इसकी दिशा ऐसे होती है, ये आपके अरब सागर से ऐसे उठती है और ये आपको ये भारत में ऐसे जाती है। तो यहाँ पे जब ये प्रवेश कर रही है तो इसकी दिशा हम लोग कैसे नापेंगे कि ये आपके ये दक्षिण पश्चिम मौसम है। तो इसका जो दिशा मापा जाता है, जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ से हम लोग मापते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भारत में शुरू हो रहा है इधर से और जा रहा है आपको इधर, तो हम लोग यहाँ पे जो ये आपका जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे हम लोग इस एरिया से इसकी दिशा को हम लोग मापेंगे। जैसे यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ को इस दिशा तक हम लोग मापेंगे। तो यहाँ पे कौन सा दिशा है, तो आपको नीचे हो गया साउथ और इधर आपको हो गया वेस्ट, यानी आपको दक्षिण पश्चिम। तो यहीं आपके दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। और वहीं आपको जो एक और आपका होता है आपको कौन, तो ऊपर देखें हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून हम लोग उसको दिशा कैसे मापते हैं, तो वो आपका जो होता है वो आपको ऐसे आता है। तो उत्तरी मानसून को देखिए हम लोग जैसे माप रहे हैं, तो हम लोग इधर से जब आ रहा है, देखिए अब क्योंकि इधर से लौट रहा है तो हम लोग आपको यहाँ से मापेंगे, यहाँ से जहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपका इधर हो जाएगा कौन, तो नॉर्थ यानी उत्तर, और यहाँ पे आपको हो जाएगा कौन, तो आपका पूर्वी। तो इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं लौटती हुई को। और यहाँ पे जो है यहीं तक हम लोग मापते हैं, तो ये आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। यहाँ पे याद रखिएगा हमको केवल इसी कोना में, ये जो कोना है इसी में मापेंगे, और इधर से आएगा तो हम लोग एक वाला कोना से आपको इसकी दिशा को निर्धारण करेंगे। तो यहाँ से याद देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे पहले वर्षा जो हो कहाँ पे होती है, तो वह केरल राज्य में होती है, क्योंकि यहीं पे आपको प्रवेश करती है आपका मानसून सबसे पहले, और ये केरल राज्य में बरसात करती है। आगे हम बात करेंगे अब ऊँट के बारे में। देखिए ऊँट के बारे में दिया गया था कि ऊँट जो होता है वह आपको मरुस्थल का जहाज बोला जाता है, आपको मालूम होगा। और ध्रुवीय भालू की बात करें तो ध्रुवीय भालू के बारे में देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था, चलिए हम उसको कवर करते हैं। तो ध्रुवीय जो भालू होता है आपको मालूम होगा, ये आपको ठंडे इलाकों में पाया है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे रहते हैं और उसी के अनुकूल ये ढल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये आपको ध्रुव के आपके किनारे के आपको देश है। तो यहीं पर आपके ये पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू। और इसके शरीर पर देखिए बालों की मोटी परत होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इसका उसी के अनुकूल इसका बाल होता है ताकि इसको ठंडा नहीं लगे। और उस पर इसकी त्वचा भी आपको मोटी होती है, जिसमें एक वसा की परत होती है ताकि इसको ठंडा कम लगे, और इसको सूंघने की जो शक्ति होती है भालू में वह ज़्यादा होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान की बात करें तो -37 डिग्री आपको यहाँ पे सेल्सियस रहता है। तो याद रखिए आपका सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर आता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में अगर हम बात करें तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाए थे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि 6 महीना रात तो 6 महीना वहाँ पे दिन होता है। और क्यों होता है तो उसको हम लोग बताए थे उस क्लास में। और अगर हम बात करें ध्रुवीय भालू को, तो यहाँ पे देखिए ध्रुवीय भालू के जो नाखून होते हैं वो आपके मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं, जिससे इसको बर्फ़ में चलने में सहायता होती है। तो ये ध्रुवीय भालू के बारे में आपका यहाँ पे लिया गया था। अन्य आपके बुक में दिया गया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव की बात करें तो कस्तूरी मृग, पेंगुइन और ध्रुवीय भालू, ये जो होते हैं आपके ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव है। पेंगुइन की बात करें, देखिए आपका ये पेंगुइन है, यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी मोटी चमड़ी होती है और आपको ये तैर भी सकता है। तो यहाँ पे पेंगुइन को देख लीजिए और इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया था आपके बुक में साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो में। साइबेरियन जो क्रेन होता है वो आपको साइबेरिया से प्रवास करता है भारत में यह पक्षी, और भारत में आने के बाद ये राजस्थान और हरियाणा का जो सुल्तानपुर है यहाँ पे आता है। और कब आता है तो वहाँ पे ये सर्दियों में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम देखेंगे हनुमाना, आपके बंदर एक बुक में दिया गया था। तो हनुमाना जो बंदर होता है वो आपको भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है। यह वर्षा वन में भी रह सकता है, यह कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के जो फूट हिल्स है उसमें भी रह सकता है, और आपके ये राजस्थान में भी पाया जाता है। और ये जो आपका हनुमाना मंदिर है आपको हमेशा जो है टोलियों में रहता है, यानी ग्रुप में रहता है। अब यहाँ कुछ हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय जीव के बारे में। जो उष्णकटिबंधीय जीव की बात करें तो एशियाई हाथी और हनुमाना जो लंगूर है ये आपको उष्णकटिबंधीय जीव के रूप के आपको कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अभ्यास को। इसमें देखिए दिया गया है आपको कि इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है, या किस पे जो है मौसम यहाँ पे निर्भर नहीं करता है। तो पवन तापमान आर्द्रता पे करता है, आपको पहाड़ पे नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु कौन है। तो उष्णकटिबंधीय में अभी हम देखे हैं आपको कि आपको एशियाई हाथी और हनुमाना लंगूर था, जो आपके इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा, यानी इसमें ऑप्शन एक जोड़ना पड़ता आपके नॉट, यानी नॉन ऑफ दिस, तो इसमें होता। यहाँ पे आपको ध्रुवीय भालू और पेंगुइन और जो रेनडियर है ये आपके ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु कौन है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में अभी बताए हैं आपके
कौन है, तो आपको कस्तूरी मृग है, तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों यानी मोटी परत में बाल होती है और वह पाए जाते हैं, तो आपको मोटी परत है तो कहाँ पाया था, ठंडे इलाकों में यानी ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरना है कि दीर्घ अवधि के मौसम में जो औसत होता है वह क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, तो आपको यहाँ पे जलवायु हो जाएगा। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के खाली स्थान में परिवर्तन होता है, तो किसमें, वह समय में परिवर्तन होता है। तापमान, आर्द्रता आदि जो है वो क्या है, तो मौसम के घटक है, तो आपको यहाँ पे घटक भरा जाएगा। अब यहाँ पे 9 चैप्टर है और वह है गंदे जल का निपटारा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले गंदे जल जो होता है वह अपशिष्ट जल भी कहलाता है, तो चलिए अपशिष्ट जल को देखते हैं। अपशिष्ट जल क्या होता है, तो झाग से भरपूर तेल मिश्रित यानी तेल मिला हुआ काले भूरे रंग का जो जल होता है जिसमें कई स्थानों से आकर वह नालियों में मिलता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अपशिष्ट जल में देखिएगा आपको घुले हुए भी और आपको निलंबित कण भी दिखाई देंगे। आप पानी जो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, उसमें छोटा छोटा जो है आपको कण मिलेंगे, वो आपको निलंबित कण होते हैं। यानी आपको निलंबित क्या होता है, आपको निलंबन यानी उसमें घुला हुआ नहीं रहता है, उसमें हल्का हल्का जो है कण रहता है वह तैरते रहता है, वही होता है निलंबन। और कुछ उसमें घुले हुए भी रहते हैं और वही कहलाते हैं आपके अपशिष्ट पदार्थ। एक आपके है वाहित मल। वाहित मल क्या होता है, तो वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, इसमें निलंबित कण, ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे पोषक तत्व, उसके बाद मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु, ये सब उसमें विद्यमान रहते हैं किसमें, तो आपके वाहित मल जल में। अब हम यहाँ पे देखिए इसमें जो दिया गया है वाहित जल में कोई जो आपके जो पदार्थ इसमें शामिल था, जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए मानव मल मूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, आपको उसके बाद ताज़ी फल और सब्जियां का जो कचरा होता है ये आपको कार्बनिक अशुद्धि में आते हैं। अकार्बनिक की बात करें तो नाइट्रेट, फॉस्फेट जो होता है, जो धातु होता है, ये आपको अकार्बनिक अशुद्धि में आते हैं। जीवाणु जो फैलाते हैं जिसमें हैजा, टाइफाइड हो गया आदि रोग, ये आपको उत्पन्न होते हैं वाहित मल से। उसके बाद अन्य जीव इसमें दिया गया था जैसे पेचिश रोग उत्पन्न करने वाले, क्योंकि ये पेचिश रोग जो होता है आपको ये दूषित जल के सेवन करने से ही पेचिश होता है, तो आपको ये अन्य सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके वाहित मल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए जल के बारे में दिया गया था कि जो जल दिवस मनाया जाता है विश्व में आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 2015 तक की अवधि को जो है जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में भी घोषित किया गया। अब हम आगे देखेंगे, देखिए आपके बुक में दिया गया था दूषित जल से होने वाली बीमारी के लक्षण, कारण और यहाँ पे उसके रोकथाम के उपाय। जैसे हम सबसे पहले बात करें पेचिश का, पेचिश को बोलते हैं डिसेंट्री। इसके लक्षण क्या है, तो आपको पेट में मरोड़ के साथ दस्त बार बार आपको आने लगेगा, तो समझ लीजिए आपको पेचिश का खतरा हो सकता है। और इसका कारण क्या होता है, किस कारण से फैलता है, तो अगर आप दूषित जल का सेवन कर सकते हैं तो आपको पेट में समझ लीजिए बार बार आपको दस्त आ रहा है या मरोड़ हो रहा है, तो पेचिश के लक्षण है। और इसके रोकथाम के उपाय क्या है, तो पीने के लिए हमेशा आपको स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। खुजली की बात करें तो आपको देखिए बदन इसमें खुजलाता है, और क्यों होता है, तो दूषित जल के से नहाना या गंदे कपड़े का उपयोग करना से खुजली होता है। और यहाँ पे रोकथाम क्या है, तो नहाने हेतु स्वच्छ पानी लीजिए, जल का व्यवहार जो है कीजिए और साफ कपड़ा का यहाँ पे प्रयोग कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हैजा, हैजा की बात करें जिसको हम लोग डायरिया भी बोलते हैं, और ये जो हैजा होता है ये आपको इसके लक्षण क्या है, तो ज़्यादा और लगातार यहाँ पे दस्त आना होता है हैजा में। और ये क्यों होता है, तो दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार करने से, और दूषित हाथों अगर हाथ बिना धोए खा लिए तो हो सकता है। और इसके उपाय है स्वच्छ जल का प्रयोग कीजिए। आपको खान पान में जो है आपको अच्छे से हाथ धोकर खाइए, तो आपको ये हैजा नहीं होगा। उसके बाद देखिए पीलिया की बात करें तो आँख, नाखून और जो पेशाब होता है पीला निकलने लगता है, और इसका भी प्रयोग जो आपका होता है वह दूषित जल के कारण होता है। और पेयजल के लिए इसमें सुधार लाना चाहिए, स्वच्छ जल पीजिए तो आपको पीलिया नहीं होगा। अब मलेरिया की बात करें तो देखिए मलेरिया जो होता है वो आपको जाड़ा देकर बुखार आना, यानी इसमें बहुत ठंडा लगता है और बुखार आता है, और ये आपको मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और ये क्यों होता है, तो आपको जल जमाव के कारण जो है देखिएगा बहुत सारा मच्छर वहाँ बैठ जाता है, और वही मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, और बेकार पानी जो होता है वहाँ पे सोखता है, जहाँ पे गड्ढा बन गया है पानी पास नहीं हो रहा है, तो ये जल जमाव में जहाँ पे मच्छर बैठता है वहीं आपके काटने से मलेरिया होता है। उसके बाद देखिए मेनिंजाइटिस है जिसको मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, यानी इसमें बुखार लगता है और दूषित जल के सेवन से मेनिंजाइटिस होता है। और इसके रोकथाम के उपाय है कि पॉलीथीन से जो है नाला जो जाम हो जाता है उसको साफ़ करना चाहिए, नाली में पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना, ये सब आपके जो है मेनिंजाइटिस के आपको लक्षण और इसमें उपाय थे। अब हम देखेंगे मानव मल का निपटारा देखिए कैसे होता है। तो मानव मल का जो निपटारा है तो आपको देखिएगा जैसे शहरों में सेप्टिक टैंक बैठाया जाता है, मोबाइल शौचालय देखिएगा, यानी गाड़ी में चलता फिरता जो शौचालय होता है, जैसे देखिएगा कहीं पे मेला लग रहा है या बड़े बड़े आयोजन होता है कहीं पे, तो वहाँ पे चलता फिरता जो देखिएगा आपको हमेशा उसमें, जैसे देखिए पटना चलिए गांधी मैदान में
वहाँ पर हमेशा आपको मोबाइल शौचालय देखने को मिलेगा। तो और एक और होता है कंपोस्टिंग पिट, ये आपको मानव मल का निपटारा का जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर हम बात करें मानव मल के इसके द्वारा, तो यहाँ पे इनके शौचालयों से अगर हम बात करें तो जो है इनके जो मल है बंद नालियों होते हुए बायोगैस भी यहाँ पे इनके द्वारा चलाया जाता है। जैसे बायोगैस यहाँ पे देख सकते हैं, बायोगैस का जो उपयोग होता है भोजन बनाने में और रोशनी के आपको उपयोग करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसको? तो बायोगैस का। अब हम देखेंगे अपशिष्ट जल का जो देखिए यहाँ पे उपचारित कैसे कर सकते हैं। तो अपशिष्ट जल का उपचार के लिए एक आपका आता है इसमें यंत्र, इसका नाम है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं और इसी से हम लोग दूषित जल को उपचारित करते हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया गया कि विश्व का पहला जो जल निकासी हेतु नालियों का जो विकास हुआ था वह सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। वहाँ पे आपको शहरी, क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था थी, तो वहाँ पे नालियों का भी प्रावधान किया गया था और सबसे पहली बार किया गया था। अब चलिए इसके हम लोग देखते हैं अभ्यास को। अभ्यास में देखिए सबसे पहला है अपशिष्ट जल। तो अपशिष्ट जल क्या होता है? तो अपशिष्ट जल जो है आपको पीने योग्य नहीं होता है, खाने योग्य, नहाने योग्य नहीं होता है, वह दूषित जल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जल दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। दूषित जल होने से कौन सी बीमारी आपको नहीं होती है? तो यहाँ पे पेचिस, पीलिया, खुजली होता है, कैंसर नहीं होता है। तो आपको ये 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग का कारण है, पीलिया रोग का भी बताया है कि आपको दूषित जल का व्यवहार करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, क्या होता है? तो वहाँ पे वह दूषित हो जाता है क्योंकि वह जल जमाव हो जाता है। अब खाली स्थान भरना यहाँ पे कि हैजा खाली स्थान, हैजा एक खाली जगह जनित बीमारी है। तो हैजा एक आपका जल से, यानी आपका दूषित जल से आपको दूषित जल जनित बीमारी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बायोगैस का उपयोग खाली स्थान के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो बायोगैस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अभी देखें आपको खाना बनाने में या ऊर्जा उत्पन्न करने में, तो आपको ऊर्जा या आपको यहाँ पे खाना बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार वाहित मल जो है आपके घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला जो क्या होता है खाली स्थान, तो वही आपका अपशिष्ट जल कहलाता है जो आपके नालियों में बहता है। अब यहाँ पे हो गया। अब हम आगे यहाँ पे खाली स्थान अन्य भी है, जैसे है कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और खाली जगह अशुद्धियाँ पाई थे। वहाँ पे हम लोग देखें जैसे ऊपर कि दूषित जल या आपको जीवाणु वाहक जीवी होते हैं वह वाहित मल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप उस अशुद्धियाँ को यहाँ पे भर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपको जल जनित रोग है, क्योंकि आपको जल से ज़्यादा बीमारियाँ होती है बच्चों में। तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आपको ये नहीं समझते हैं कि हाँ आपको दूषित जल है या साफ जल है, और वो आपको उसी का यूज करते हैं। जैसे अगर आप गलत देखें, अगला आपका सही गलत करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। तो ये आपको किया है, तो आपको ये सही हो जाएगा। उसके बाद है हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होता है। तो नहीं, आपको ये हैजा जो होता है आपका दूषित कारण होता है, दूषित जल के कारण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है। तो यहाँ पे जल छूट गया था। तो जल जनित रोगों का जो है प्रमुख आपका कारण होता है दूषित जल के कारण ही जल जनित रोग होता है। अगला आपका है कि बायोगैस मानव मल निपटारण की एक वैकल्पिक विविधा है। तो आपको ये सही है। उसके बाद है कि कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूकता के तौर पे काम करना चाहिए, भूमिका निभाना चाहिए। तो आपका ये सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे आपके अध्याय 10 की बात करें तो आपको देखिए ये आपका बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अध्याय 10 को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पार्ट 1 ये रहने देते हैं और आपको पार्ट 2 जो है हम लोग 10 से लेकर 18 जो चैप्टर बच जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे 9 चैप्टर, तो आपको 9 चैप्टर हो गया और 9 चैप्टर जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक साथ पढ़ना इस पर जो है आपको थोड़ा उबाऊ लगेगा। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को रोकते हैं। आगे जब हम मिलेंगे तो आपको 10वें चैप्टर को पूरे अच्छे से कवर करेंगे और आपको 18वें तक कवर करेंगे। और इस पे वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट जल खाना चैनल को, क्योंकि आगे जो है आपको SCERT सभी बुक को कवर कराया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।